Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final and Direct Taxes and International Taxation applicable for November 24 attempt. दोस्तों आज ना मैं तुम्हारे सामने वो चैप्टर रिवाइज करवाने आया हूँ जो तुमको ना हमेशा परेशान करता है। तुमको लगता है कि यार ये चैप्टर काश एग्जाम से पहले कोई करवा दे। मेरा उद्देश्य रहेगा सुपर फास्ट ट्रैक तरीके से ना इसको रिवाइज करवा दूं। तुमको अगर एग्जाम के पहले छोड़ के जाने का मन कर रहा है तो इसको सुन के चले जाओ, तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। सर ये अगर नहीं सुनना, सर सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन के टाइम पे सुनना ना तो भी आपके लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है। सर फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करने से पहले भी अगर आप इतनी बातें सुन लोगे ना, आप आराम से सेल्फ स्टडीज में पूरे क्वेश्चंस कर लोगे इसके। इसमें सीधे चालू करते हैं। सर तीन चार चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर ये चैप्टर आसान है, चैप्टर ट्रिकी है थोड़ा सा कहीं कहीं पे। सर चैप्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्टेबल है। सर आप इस चैप्टर को छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोच सकते। हो सकता है कि एग्जाम में वो पोर्शन आपसे पूछ ले जो आसान है और तुम पूरा चैप्टर छोड़ के जाने का सोचोगे कि यार पूरा चैप्टर ही छोड़ देते क्योंकि टाइम नहीं है, तो हो सकता है आसान चीजें आपसे पूछ लेना। तो चैप्टर को छोड़ना नहीं है अपने को, ये चीज अपने को पूरी तरह से श्योर शॉर्ट रखनी है अपने दिमाग में डे फर्स्ट से। सेकेंड थिंग अपने को ध्यान देनी है सर कि चैप्टर में ना बारीकियां बहुत जगह पे है। बारीकियां बहुत जगह पे है। अपने को उसमें हर जगह पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी रखनी है। इसी उद्देश्य के साथ में इसको रिवाइज करते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप मुझ पे छोड़ दो सर, रिवाइज करवाना मुझ पे छोड़ दो। आपको बस बैठना है, सुनना है, आपको थोड़ा बहुत स्क्रिबल करना है तो करिए। अगर आपको बुक चाहिए, मेरे को टेलीग्राम पे जो मैसेज करेंगे ना मैं उनको बुक दूंगा। ये पब्लिकली नहीं देने वाला सर, क्योंकि बुक में पब्लिकली दे दूंगा आप कदर करोगे नहीं। अगर मांगोगे तो कदर आपको भी होगी, मेरे को भी कदर होगी। इसलिए ना आप मांगो मेरे से, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। डेफिनेटली आपको ये बुक का पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आती है क्या? चलिए अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, सीधे सीधे रिवाइज करते हैं। सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर, इसमें ना मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी इंक्लूड कर दिया है। इसके कारण ना रिवीजन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि बाकी किसी भी फैकल्टी के पास आप जाओ उससे छोटा ही मिलने वाला है और आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी पूरी मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं। सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज में सीबीडीटी, सीबीटी के नीचे दो टाइप की विंग होती है, एक होता है असेसमेंट विंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिगेशन विंग। एक होती है असेसमेंट विंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिगेशन विंग। सर असेसमेंट विंग में सर कौन कौन आता है? सर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सर पीसीसीआईटी। उसके नीचे सर क्या आ जाता है? सर सीसीआईटी आ जाता है। सीसीआईटी के नीचे सर क्या होता है? प्रिंसिपल कमिश्नर आ जाता है। सर उसके नीचे क्या आ जाता है? सर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर कमिश्नर के नीचे कौन आता है? सर एडिशनल कमिश्नर आ जाता है एंड ज्वाइंट कमिश्नर आ जाता है। इनके नीचे सर कौन आता है? ज्वाइंट। इसके नीचे क्या आता है? असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। सर इनके नीचे कौन आता है? आईटीओ आ जाता है। सर आईटीओ के नीचे कौन आता है? सर टीआरओ आ जाता है और फिर सर इंस्पेक्टर आ जाता है। सर अगर यही चीज है ना, मैं इन्वेस्टिगेशन विंग की बात करूं, सर यहाँ पे ना सर पीडीजीआईटी आ जाएगा अपना। उसके नीचे सर डीजीआईटी आ जाएगा। सर इसके नीचे सर पीडीआईटी आ जाएगा। सर इसके नीचे सर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा। इसके नीचे सर एडिशनल डायरेक्टर या फिर जॉइंट डायरेक्टर आ जाएगा। फिर लास्ट में सर मैं बोलूंगा असिस्टेंट डायरेक्टर और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर। सर इसके नीचे इन्वेस्टिगेशन विंग में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यही अपनी आईटी अथॉरिटीज होती है। ये अपने को ध्यान देके चलना है। इसमें भी दो बातों का ध्यान देना है। सर क्या दो बातें? सर जितना भी ये वाला पोर्शन है ना अपना, सर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर, या फिर सर एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। सर ये पांच अथॉरिटीज को मिला के ना सर हमारा असेसिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं। यानी कभी भी अगर असेसिंग ऑफिसर बोलूं तो आपको इन पांच अथॉरिटीज के बारे में ध्यान आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, सर क्या बोलता है? सर कोई भी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का जो अपील्स वाला कमिश्नर होता है ना, या फिर सर जॉइंट कमिश्नर अपील्स जो होता है ना, सर ये दोनों भी एक आईटी अथॉरिटीज होती है। सर ये इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट नहीं करती, सर आपकी अपील्स देखती है ना, तो इनको भी आपको एपेलेट अथॉरिटी का ही हिस्सा मानना है। ये भी आपके लिए आईटी अथॉरिटी ही है। अपना नाम लिख दो ना यार यहाँ पे, सीए राहुल सिद्धि, ताकि अगली बार जब कभी भी इसको पढ़ो ना सर, आपको मोटिवेशन आना चाहिए। सर आप अपना नाम लिखो, मेरा नाम क्यों लिखोगे? अपना नाम लिख दो ताकि अगली बार आपको मोटिवेशन आए। सर पावर्स ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी के पास क्या क्या पावर्स होती है? सीबीडीटी के पावर्स में तीन जनरल पावर्स होती हैं। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सर कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर सर्कुलर इशू कर सकते हैं आईटी अथॉरिटी के लिए। सर वो इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर्स ना बाइंडिंग होगा। सेकंड थिंग, सर सीबीडीटी रिलैक्स कर सकता है कुछ प्रोविजंस को, जैसे आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट बढ़ा दी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की ड्यू डेट बढ़ा दी। सर तीसरी चीज कहता है सर जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है। सर किस चीज के लिए? किसी का रिफंड एडमिट करना है या फिर किसी का लॉस क्लेम करवाना है ना, तो सर उसको कंडोन करने के लिए जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर पास कर सकते हैं। सर ये तीन पावर सीबीडीटी के पास रहती है। सर तीन चीजें सीबीडीटी कभी नहीं कर सकता। सर क्या? सर सीआईटी या फिर जॉइंट कमिश्नर अपील्स वाले डिवीजन में ना कभी भी सर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। सेकेंड चीज, किसी स्पेसिफिक असेसमेंट को ना सर स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि तुम इस असेसमेंट को ऐसे ऐसे करने वाले हो ना, तुम नहीं कर सकते। इस चीज कहता है सर कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकता सीबीडीटी। मैंने बोला तीन पावर्स जो चीजें कर सकती है, तीन पावर्स जो चीजें नहीं कर सकती।
सर एक असेसिंग ऑफिसर का जुरिसडिक्शन क्या होता है? सर एक असेसिंग ऑफिसर ना अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है 3 लोगों के ऊपर। सर कौन है वो 3 लोग? कहता है जो भी उसके एरिया में ना बिज़नेस कर रहे हैं वो। दूसरा कहता है सर जो उसके एरिया में बिज़नेस नहीं कर रहा है लेकिन सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस आपके यहाँ की है। सर तीसरी चीज़ कहता है कि सर जो उनके यहाँ रह रहा है ना सर वो उनके ऊपर भी असेसिंग ऑफिसर अपनी पावर्स दिखा सकता है। फिर बात करता है सर सेक्शन 131 में जनरल पावर्स ऑफ आईटी अथॉरिटी। सर आईटी अथॉरिटी के ना जनरल पावर्स क्या-क्या हो सकती हैं? सर ये पावर्स ना स्पेसिफिक पावर्स के अलावा हैं। जनरल पावर्स में क्या पावर्स होती है? सर 4 बेसिक पावर्स रहती हैं। पहली बात सर मैंने बोला आपको डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। सर डिस्कवर कर सकता है कहीं पे भी जाके और इंस्पेक्शन कर सकता है किसी भी के यहाँ पे भी। सर सेकंड पावर कहता है सर किसी को भी ना ओथ पे बुला सकता है। सर अपने आप बुलाएगा और शपथ रखवाएगा, बोलेगा गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो जो कहोगे सच कहोगे। सर ओथ पे तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ भी बुलवा सकता है तुम्हारे अगेंस्ट में। दिस चीज कहता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रोडक्शन करवाएगा, प्लस सर इम्पाउंड भी कर सकता है। सर कितने दिन के लिए? सर 15 वर्किंग डेज के लिए। सर वो भी मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए। सर एक्सटेंशन इसमें अलाउड है क्या? सर बिल्कुल अलाउड है। लास्ट में कहता है सर आपके अगेंस्ट में ना सर समन्स इशू कर सकता है कि मैंने तुमको बुलाया है 27 तारीख को मेरे को इस जगह पे मिलना। सर सम्मन के लिए आपको बुला सकते हैं। सर 4 पावर्स मैंने आपको बोल दी, इसी के लिए आपको मेमोरी टेक्निक दे रखी है। सर कमीशन कर सकते हैं, सर अटेंडेंस के लिए बुला सकते हैं, सर इंस्पेक्शन कर सकते हैं और सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बुला सकते हैं। सर 3 स्पेसिफिक पावर्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 133, 133 बी और सर 133 सी के बारे में। 133 सबसे शानदार पावर है। सर अगर आईटी अथॉरिटी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है ना, कोई भी आईटी अथॉरिटी मेरे बारे में कोई रैंडम पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है ना, मेरी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से मांग सकती है। और सर थर्ड पार्टी को ना आईटी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मेरे बारे में सर बैंक से इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, मेरे बारे में शेयर ब्रोकर से इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, मेरे बारे में किसी डेटर से इंफॉर्मेशन निकाल सकती है ना, उन सबको इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। सर किस सेक्शन में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? सर 133 में इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। इस पे 2 बातों का ध्यान देना। अगर मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तो सर आईटीओ या उसके ऊपर की कोई भी अथॉरिटी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से मांग सकती है। लेकिन दोस्त अगर मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही ना, तो फिर सीआईटी या उसके ऊपर वाला ही सिर्फ मांग सकता है। अगर नीचे वालों को इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मांगनी है ना सर, नीचे वाले कौन होते हैं सर? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या आईटीओ सर। और अगर इनके अलावा असेसमेंट विंग में अगर इन्वेस्टिगेशन विंग की बात करो, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उसके अलावा सर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सर इनको अगर इन्फॉर्मेशन मांगनी है ना तो ये सीआईटी लोगों का अप्रूवल ले लेंगे। और सर अगर इनको इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो ये बाय डिफॉल्ट भी मांग सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात अपने को समझ में आ गई। सर सेक्शन 133 पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर आईटी अथॉरिटी ना किसी बिजनेस प्रेमिस में घुस सकती है इंस्पेक्शन पर्पस के लिए। सर लेकिन कब कब घुस सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में घुस सकती है। सर क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंपाउंड कर सकती है? ना बाबा, 133 बी में आप इंपाउंड नहीं कर सकते। सर किसी और सेक्शन में आप इंपाउंड कर सकते हो, 133 बी में आप इंपाउंड नहीं कर सकते। उसके अलावा सर 133 सी बात करता है सर किसी भी एसएससी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन ना मांगनी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन विंग चाहे ना तो एसएससी से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, एसएससी को इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ जाएगी। इतना सही बस ये सेक्शन कह के चलता है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर के बारे में बात कर रहा हूँ सर, सेक्शन 133 ए के बारे में। सर पावर टू सर्वे। सर अगर आईटी अथॉरिटी चाहे ना तो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस में आएगी और सर आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट से आपके एसेट्स का सर सर्वे करेगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सर, सर्वे न सिर्फ और सिर्फ सीसीआईटी और सर डीजीआईटी से ही अप्रूवल हो सकता है सर, या इसके ऊपर वाले सर, इनसे नीचे कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता। क्या सर पीसीआईटी अप्रूव कर सकता है सर्वे? ना बाबा ना। सर क्या सीआईटी कर सकता है? ना बाबा ना। याद रखना सर, इनसे कम वाले सर्वे अप्रूव नहीं कर सकते। उसके अलावा सर क्या क्या पावर्स होती है एक बार ध्यान से सुनना पावर्स को। सर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर आपके कैश, स्टॉक या फिर वैल्यूएबल आर्टिकल्स को सर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सर उन सब पे ना उन सब के ऊपर ना आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं। सर इन सबका ना पंचनामा बना सकते हैं, सर इन्वेंटरी बना सकते हैं कि आपके पास ये माल है। सर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं मैक्सिमम 15 दिन के लिए, 15 वर्किंग डेज के लिए। अगर ज्यादा करना चाहे तो ऊपर वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी। और लास्ट में कहता है सर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। 6 बहुत इंपॉर्टेंट पावर से सर्वे के टाइम पे आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। सर अगर सर्वे करना चाहते हो तो किस टाइम से किस टाइम में आपकी दुकान में, आपके घर में घुस सकते हैं? कहते हैं अगर आप किसी बिजनेस प्लेस पे सर्वे करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आप ध्यान देना सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही कर सकते हो। अगर बिजनेस सर दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक खुला रहता है, आप सुबह को 10 बजे सर्वे करना चाहते हो, सर कर सकते हो क्या? ना बाबा ना। सिर्फ बिजनेस आवर्स में बिजनेस प्लेस पे कर सकते हो। किसी और प्लेस पे सर्वे करना चाहते हो तो आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट ही आप सर्वे कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। फिर कहता है अगर आपको लगता है ना किसी और के पास आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई है, तो आप किसी और के यहाँ भी सर्वे कर सकते हो। उसको क्या बोलेंगे सर? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे बोलेंगे। फिर कहता है सर अगर कोई आईटी अथॉरिटी किसी शादी में सर्वे करना चाहता है, यानी मुकेश अंबानी जी के यहाँ सर्वे करना चाहता है, सर उस केस में ना शादी को पहले कंप्लीट हो जाने दो, सेरेमनी को कंप्लीट हो जाने दो, उस केस में आप सर्विस कंक्लूजन के बाद ही कर सकते हो, कंक्लूजन से पहले आप नहीं कर सकते। सर एक छोटा सा सर्वे और होता है सर 133A सर 2A वाला, जिसको बोलते हैं प्यारा सा सर टीडीएस सर्वे, टीसीएस सर्वे। आईटी अथॉरिटी आपकी दुकान में आ सकती है सर देखने के लिए कि क्या आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टीडीएस का
कंप्लायंस ढंग से किया है कि नहीं किया। सर इस केस में आईटी अथॉरिटी के पास पावर्स क्या-क्या होती है? ऊपर जैसी पावर्स होती है सर, लेकिन 2 पावर्स नहीं होती। सर कौन-कौन सी पावर्स टोटल में रहती है? सर इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कैश, सर आइडेंटिफिकेशन मार्क भर सकते हैं और सर लास्ट में कहता है रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट। सर इसमें कौन-कौन सी 2 पावर्स नहीं है? सर इन्वेंटरी नहीं बना सकते, सर मेक एन इन्वेंटरी नहीं कर सकते, प्लस सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना आप इंपाउंड नहीं कर सकते इस केस में। ठीक हो गई इतनी बात। सर टीडीएस सर्वे में एंट्री रिस्ट्रिक्शन अलग है। ध्यान देना ऊपर वाले सर्वे में एंट्री रिस्ट्रिक्शन बिज़नेस के लिए अलग था और पर्सनल पर्पस के लिए अलग था। यहाँ पे ना बिज़नेस के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्शन सिर्फ है। सर क्या एंट्री रिस्ट्रिक्शन है? सर आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। ऊपर हमने पढ़ा सर बिज़नेस के लिए बिज़नेस आवर्स और अदर्स के लिए आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। यहाँ पे ना बिज़नेस के लिए भी सर आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सर सर्च की पावर कर रहा हूँ। सर सर्च सर आपके यहाँ रेड पढ़ने की बात चल रही है सर। कौन-कौन सा ऑथराइज कर सकता है? सर सीआईटी या डीआईटी या उनके ऊपर वाली अथॉरिटी। यहाँ पे सर सीआईटी रेड ऑथराइज कर सकता है। सर सर्वे सीआईटी नहीं करवा सकता। फिर कहता है सर एडिशनल कमिश्नर या फिर डायरेक्टर, सर जॉइंट कमिश्नर या डायरेक्टर। सर अगर सीबीडीटी द्वारा एम्पावर्ड है ना तो ये भी सर्वे के सर्च के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। ये सर बड़े-बड़े शहरों में सर डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर को भी ऑथराइज कर रखा होता है। ठीक हो गई इतनी बात। सर किसी के खिलाफ सर्च की जाएगी? सर जिसको ना 142(1) का नोटिस भेजा या फिर सर 131 में सम्मन भेजा, सर आपको लग रहा है कि उससे रिप्लाई नहीं देगा या उसने रिप्लाई सच्ची में नहीं दिया, दोनों ही केसेस में आप उनके यहाँ सर्च करवा सकते हो। और फिर लगता है कि अगर ना सामने वाली पार्टी के पास सर कोई ऐसा वैल्यूएबल आर्टिकल है या फिर सर वैल्यूएबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि सर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए है और अगर आपने सर्च नहीं किया ना तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, सर उस केस में आप उनके यहाँ सर्च करवा सकते हो। ध्यान देना किस कारण से आप सर्च कर रहे हो ना, ये आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। आईटी अथॉरिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगी जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना पूछ लेना। आईटी अथॉरिटी कभी नहीं बताएगी कि सर्च किस कारण से हुई है। सर पावर्स क्या-क्या होंगे सर आईटी अथॉरिटी के पास? सर जब भी सर्च हो रही है, सर 6 पावर्स के बारे में बात करता है। पहला कहता है वो किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी वेसल में, एयरक्राफ्ट में कहीं पे भी घुस सकता है जहां पे बुक्स और पैसे पड़े हुए हैं। सेकंड थिंग वो ताले तोड़ सकता है अगर चाबियां नहीं दी। फिर कहता है अगर सर बुक्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, वो चाहे तो उस पर्सन से मांगेगा जिसके पास पासवर्ड है, उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो दिस कहता है सर आप बुक्स को, मनी को, ज्वेलरी को सब कुछ सीज कर सकते हो लेकिन दोस्त स्टॉक इन ट्रेड को सीज मत करना। 5वीं बार कहता है किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हो, किसी भी जेब भी चेक कर सकते हो किसी की। और 6वीं चीज कहता है अगर उसको जरूरत पड़ेगी ना तो किसी ऑथराइज पुलिस ऑफिसर की या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ ले सकते हो हेल्प, लेकिन ध्यान देना इसके लिए आप सीसीआईटी और डीजीआईटी का अप्रूवल के बाद ही करने वाले हो। सर स्पेशल सीजर क्या बोलता है? सर अगर आप कोई चीज सीज करना चाहते हो लेकिन वो इतनी भारी है, वॉल्यूमिनस है, सर ज्यादा वजन है, सर नेचर उसका ऐसा नहीं कि आप सीज नहीं कर सकते, आप एक नोटिस दाग दोगे कि आप इसको यूज नहीं करने वाले, इसको बोला जाता है सर डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर। सर किसी और कारण से आप उसको नहीं सीज कर सकते अदर देन वॉल्यूम, वेट और नेचर, सर अदर रीजन से आप उसको सीज नहीं कर सकते, आप पोजीशन नहीं ले सकते, उस केस में सर आप प्रोहिबिशनरी ऑर्डर पास कर दोगे, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन पास कर दोगे। सर ऑथराइज ऑफिसर ने एक नोटिस पास करेगा ओनर को कि आप उस एसेट में डील नहीं करने वाले। सर कब तक के लिए? सर 60 दिन तक के लिए ना, मैक्सिमम 60 दिन तक के लिए ऑर्डर वैलिड होगा। 60 दिन तक ओनर उस एसेट को डील नहीं कर सकता। सर कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं ट्रस्ट सर्च के टाइम पे, सर ये चीजें मान ली जाएंगी सर्च के केस में। क्या कहता है सर? अगर सर्च के टाइम पे ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलता है, बुलियन मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, सर ये मान लिया जाएगा कि जिसका मिलना है उसी का हुआ। सर अगर मेरे दोस्त का अगर मेरे घर में पड़ा हुआ है ना कोई ज्वेलरी, मान लिया जाएगा वो मेरी ज्वेलरी है। कहता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना वो सच मान लेंगे। इस चीज कहता है कि सर जो सिग्नेचर मिल रहा है ना वो मान लिया जाएगा मेरा सिग्नेचर है। सर अगर कोई मैंने अटेस्टेशन कर रखा है ना वो मेरा अटेस्टेशन है। और सर कहता है अगर मैंने कोई स्टैम्प कर रखा है ना तो सर वो मान लिया जाएगा मेरे द्वारा स्टैम्प किया हुआ है, मेरी अथॉरिटी में किया गया है। सर कहता है अगर किसी भी आईटी अथॉरिटी के पास में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रह रहा हूं और सर मेरे पास ना मुंबई मुंबई की अथॉरिटी के पास मेरे यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सर अगर वो मेरे यहाँ सर्च कर रही है ना तो फिर जिस ज्यूरिसडिक्शन में जिस एओ के पास मेरा ज्यूरिसडिक्शन है ना उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करेगा। सर कितने दिन में ट्रांसफर करेगा? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च। जिस दिन सर्च कंप्लीट हो रही है ना उसके 60 दिन के अंदर ना उस आईटी अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट चीज क्या कहता है? सर अगर 60 दिन के अंदर ना कंक्लूजन ऑफ द सर्च, सर 60 दिन के अंदर ना क्या करना पड़ेगा आईटी अथॉरिटी को? सर प्रोविजनली अटैच करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। अगर आईटी अथॉरिटी को लग रहा है कि सर इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना जरूरी है, 60 दिन के अंदर अटैच कर सकती है। सर अटैच करना जरूरी कब लगता है? सर लगता है बेच देगा वो। अगर हमको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन ना बेच देगा प्रॉपर्टी को तो आईटी अथॉरिटी क्या करेगी ना उस प्रॉपर्टी को ना अटैच कर देगी। अटैच करना मतलब क्या होता है? सर इस मान लेगी उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप यूज कर सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते। सर याद रखना सर ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? सर ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट। 6 मंथ्स के बाद ना वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। सर एक रिक्विजिशन की बात की, सर रिक्विजिशन क्या होता है? सर किसी और एक्ट में ना सामने एसएससी के पास सर्च हुई, किसी और एक्ट में सर्च हुई और उस एक्ट में पता चला कि इनकम टैक्स का इवेजन हुआ है तो वो एक्ट वाले ने यहाँ पे बताएंगे इनकम टैक्स वालों को, और सर ये वाले ना पूरी तरह से चेक करेंगे कि इनकम टैक्स में भी उसका इवेजन हुआ है कि नहीं। प्लस सर अगर इनकम टैक्स वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स लग रही है और सर फेमा वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले गए या कोई और एक्ट वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले गए, सर उन एक्ट वालों को ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस करना पड़ेगा इनकम टैक्स वालों को एज सुन एज पॉसिबल। इसको रिक्विजिशन कहते हैं। सर कंक्लूजन
कंक्लूजन ऑफ सर्च और एक्विजिशन कब माना जाता है? कंक्लूजन ऑफ सर्च और एक्विजिशन कब माना जाता है? कहता है सर डेट ऑफ सर्च, जिस दिन पंचनामा ड्रॉ कर दिया, जिस दिन लिस्ट बना दी ना क्या क्या सामान लिया गया है, सर जिस दिन पंचनामा ड्रॉ कर दिया उस दिन कंक्लूजन ऑफ सर्च मान लेंगे। सर एक्विजिशन कब मानेंगे? जैसे ही मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसेट किसी और अथॉरिटी से ना मेरे को मिल जाएंगे, आईटी अथॉरिटी को, उस दिन मान लेंगे कंक्लूजन ऑफ सर्च हो गया। ठीक है सर, कोई कंक्लूजन ऑफ एक्विजिशन हो गया। सर एप्लीकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हो गया सर्च के दौरान, अगर सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी सीज हो गया आपका सर्च के दौरान, तो सर आप वापस कैसे मांगोगे? सर कहता है ना जिस दिन आपका असेसमेंट खत्म हो जाना, पहले सर्च होगा, सर्च का कंक्लूजन होगा, सर कंक्लूजन होने के बाद सर असेसमेंट होगा 147 का, 144 का, 143 का, जो भी असेसमेंट होगा ना, इस असेसमेंट के कंप्लीशन के बाद सर 30 डेज के अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हो। सर अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एओ चाहे ज्यादा लंबे समय के लिए रखना चाहे ना, तो वो और भी रख सकता है, लेकिन उसके लिए ना सीआईटी और डीआईटी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल ले लेगा। सर अगर एसेट सर्च के टाइम पे ना आपके कोई एसेट्स लेके चले गए, सर एसेट्स यानी आपकी कोई ज्वेलरी लेके चले गए, आपका कोई बिल्डिंग लेके चले गए, सर आपके पास से जो भी हीरे जवाहरात है ना लेके चले गए, और सर वो एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे थे, यानी वो एक्सप्लेन्ड एसेट्स थे ना, उस केस में सर क्या कर सकते हैं? जिस दिन आपका सीजर हुआ है ना, सर सीजर के 30 डेज के अंदर ना, सीजर जिस मंथ में सीजर हुआ है ना, उस मंथ के एंड से सर 30 डेज के अंदर ना आप मांग सकते हो, एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप मांग सकते हो। जैसे ही सामने वाले को आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना, एओ को एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो एओ क्या करेगा सर, सीआईटी डीआईटी का अप्रूवल ले लेगा, और जिस दिन कंक्लूजन ऑफ सर्च हुआ था ना, उस कंक्लूजन के सर 120 दिन के अंदर रिलीज कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एप्लीकेशन की डेट अलग डेट से देखनी है, और सर रिलीज की डेट अलग डेट से देखनी है। सर जितने भी अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स है ना सर, उनको यूज करेंगे किस चीज के लिए? सर एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। एंड सेकंड चीज सर, न्यू लायबिलिटीज जो निकल रही है ना, 147, 143, 144, जो भी लायबिलिटीज निकल रही है ना, उनको यूज करने के लिए यूज करेंगे, जितने भी अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स है। ध्यान देना पड़ेगा सर, अगर कभी भी ना मेरे को लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए पैसे कम बढ़ जा रहे हैं, तो जितनी भी आईटी अथॉरिटी को एसेट्स मिल रहा है ना, वो एसेट्स को बेच के पूरी की पूरी लायबिलिटी सेट ऑफ कर देंगे, और जितना भी बैलेंस पैसे बचते हैं ना, वो वापस कर देंगे। सर कहता है कि अगर आप 120 दिन के अंदर ना असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, 120 दिन फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ तक अगर आप असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो सर, तो जिस दिन आप असेसमेंट कंप्लीट करोगे ना, उतने दिन तक के लिए सर 0.5% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ के लिए ना सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट आईटी अथॉरिटी एक एसएससी को देने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ना मैंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज कंप्लीट कर लिया, सिर्फ 16 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट चालू करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है सर, रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि इजी टॉपिक है, इस पे टाइम कम लगना चाहिए, और लास्ट में ना स्कोरिंग बहुत अच्छा बन जाता है। सर आईटी इन रिटर्न फाइलिंग 139(1) क्या बात करता है, इस बारे में सुनना। रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है सर, किसको किसको? एक कंपनी को, एक पार्टनरशिप फर्म को, एक एलएलपी को, इन तीनों को ना मैंडेटरी है। बाकी सारे एसएससीज में क्या होगा सर, आप अगर आपकी टोटल इनकम ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, अगर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है ना, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात। मैंने क्या बोला सर, ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे नेट टोटल इनकम नहीं है सर, ग्रॉस टोटल इनकम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा की हो। सर इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, कहता है जो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे ना, वो बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई 50 लाख का कैपिटल गेन हो गया सर, 50 लाख का एग्जाम्पशन हो गया सर, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जीरो हो गई, क्या आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? इस केस में हाँ फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा की है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करता है अगर कोई रेसिडेंट और नॉन, अगर रेसिडेंट पर्सन है उसके पास कोई ना सर क्या एक सर बेनिफिशियल ओनर है किसी फॉरेन एसेट्स का, या किसी बैंक अकाउंट का, या फिर कोई साइनिंग पर्सन है किसी फॉरेन एसेट का, सर उस केस में उस बेनिफिशियल ओनर को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? मैंने उस एसेट के लिए कंसिडरेशन पे की है। फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल के पास दुबई में एक फ्लैट पड़ा हुआ है, दुबई में मैंने फ्लैट खरीदा हुआ है। अगर मेरी टोटल इनकम ना सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है ना, तो भी अगर मैं बेनिफिशियल ओनर हूं किसी फॉरेन एसेट्स का, मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। सर कहता है कि कोई अगर फॉरेन एसेट का बेनिफिशियरी है तो भी उसका रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। सर बेनिफिशियरी क्या होता है? सर मैंने एसेट खरीदा था, लेकिन मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्टर करा है, जितनी भी इनकम है मेरे वाइफ के हाथ में जाती है, सर मेरी वाइफ बेनिफिशियरी बन जाएगी। बेनिफिशियल ओनर को भी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा, बेनिफिशियरी को भी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक कैच है, कहता है अगर बेनिफिशियल ओनर ने अपनी इनकम में कंसीडर कर लिया ना वो सारी इनकम, तो सर बेनिफिशियरी को नहीं करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हाउस से मिलने वाला जितना भी रेंट है ना, वो मैंने अपने नाम पे इनकम में शो कर दिया ना, तो मेरी वाइफ को शो नहीं करना पड़ जाएगा। इतनी सी बात कह के चलता है। फिर कहता है सर जो भी एसएससी ऊपर कवर नहीं होता ना, उन सबको नीचे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर ऊपर कौन कौन से कवर हो गए? सर कंपनी हो गई कवर, उसके अलावा फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, उसके अलावा सर जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा की ना, वो कवर हो गए। प्लस अगर किसी के पास कोई फॉरेन एसेट्स है, वो बेनिफिशियल ओनर है फॉरेन एसेट्स का है, फिर बेनिफिशियरी ना सर वो भी कवर हो गए। फिर इन सब के अलावा जो बचते हैं ना उनको, सर अगर आप किसी करंट अकाउंट में ना सर 1 करोड़ से ज्यादा आप साल में जमा करवा रहे हो, या फिर सर अगर आप किसी सेविंग्स अकाउंट में सर 50 लाख से ज्यादा जमा करवा रहे हो, या फिर सर आप फॉरेन ट्रैवल में ना सर 2 लाख से ज्यादा पर एनम खर्चा कर रहे हो अपने ऊपर, या अपने किसी रिलेटिव के ऊपर खर्चा कर रहे हो, या किसी और पर्सन पे खर्चा कर रहे हो,
फिर सर कहता है अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ना 1 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो ना, उस केस में भी आपको सर मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा कहता है सर अगर आपकी टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स सर 60 लाख से ज्यादा की, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। फिर सर कहता है टोटल रिसीट्स अगर प्रोफेशन में ना सर 10 लाख से ज्यादा की ना, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। लास्ट में कहता है सर अगर आपका टीडीएस डिडक्टेड अगर आपका 25,000 से ज्यादा का है, और अगर आप सर कोई सीनियर सिटीजन हो ना और आपका टीडीएस डिडक्ट 50,000 से ज्यादा का है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले आपकी इनकम सर 2.5 लाख से कम की हो, बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से कम की हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर क्या आपको रिटर्न फाइलिंग कौन-कौन लोगों को मैंडेटरी रहती है वो समझ में आ गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके सर, समझ में आ गया। सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग सर क्या-क्या होती है? पहले आप ये पकड़ो किसका-किसका ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट हो रहा है। जिसका-जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट हो रहा है ना, सर उनके लिए 30th नवंबर हो गई। मान लो सर किसी फर्म का ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट हो रहा है ना, तो फर्म के जितने पार्टनर्स हैं ना, उनके लिए भी 30th नवंबर हो जाएगी। फिर सर ट्रांसफर प्राइसिंग वालों को हटा दो। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले सारे एसएससी को हटा दो सर, बैलेंस एसएससीज में आप क्या पकड़ोगे सर? सारी की सारी कंपनी एसएससीज और जितने भी बैलेंसिंग एसएससीज हैं जिनका किसी भी एक्ट में ऑडिट हो रहा है, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, एलएलपी एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, सर इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, जिस भी सेक्शन में और जिस भी एक्ट में ऑडिट हो रहा है ना, प्लस कंपनीज का, सर 30th अक्टूबर आप ले लोगे। ध्यान देना दोस्त, अगर किसी फर्म का एलएलपी का अगर ऑडिट 30 ऑडिट हो रहा है ना, तो उनके पार्टनर की ड्यू डेट भी सर 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर बन जाएगी। और जितने भी तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग बचेंगे ना सर, उनके लिए 31 जुलाई ड्यू डेट बन जाती है। क्या आपको समझ में आई? सर लॉस रिटर्न की बात करता है। सर अगर किसी एसएससी को के पास ना लॉस हुआ, सर अगर उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस साल का रिटर्न ना उसको 139(1) की ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ही फाइल करना पड़ेगा। सर अगर लेट करता है तो सर लॉस उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सर इस केस को अप्लाई, इस केस के लिए सर 3-3 लॉसेस आपको देखने पड़ेंगे। सर अगर आपको बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, सर स्पेक्युलेटिव हो या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस, तो आपको रिटर्न टाइम पे फर्निश करना पड़ेगा। कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, टाइम पे करना पड़ेगा। सर लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज करना है कैरी फॉरवर्ड, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये 3 लॉसेस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ना, तो फिर आपको टाइम पे रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आप लेट रिटर्न फर्निश करो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। फिर कहता है सर अगर आपको ना, अगर आपने ना सर भले लेट रिटर्न फर्निश किया, सर करंट ईयर का सेट ऑफ तो आपको वैसे भी दे देंगे, भले आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं दे रहे। उसके अलावा कहता है सर ये प्रोविजन ना करंट ईयर में लगता है। फॉर एग्जांपल पुराने किसी साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, पुराने साल में आपने सही में टाइम टाइम पे रिटर्न फर्निश किया, इस साल डिले हो गया ना, तो सर पुराने सालों का तो आप कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर सकते हो, सिर्फ इस साल का आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान देना। सर मान लो अगर मैं 31 जुलाई को सर रिटर्न फाइल करने गया पोर्टल नहीं काम कर रहा था, 1 अगस्त को रिटर्न फर्निश हुआ, मुझे बताओ उस केस में जो मेरे को लॉस हो रहा था वो मेरे को अलाउ होगा क्या? कहता है कि सर आप सीबीडीटी के पास या फिर आप आईटी अथॉरिटी के पास कॉन्डोनेशन लेके चले जाओ ना, आपको अलाउ हो जाएगा। सर अगर 50 लाख तक का लॉस है ना, आप सीआईटी पीसीआईटी के पास चले जाओ। सर अगर 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक का लॉस है ना, सीसीआईटी पीसीसीआईटी के पास चले जाओ। फिर कहता है सर अगर 3 करोड़ से ज्यादा का लॉस है ना, उस केस में आप सीबीडीटी के पास जाओगे, आपको लॉस अलाउ हो जाएगा। ठीक है ना सर, कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन कब तक करना है? सर 6 इयर्स के अंदर करनी है। जिस साल में आप रिटर्न फर्निश करो ना असेसमेंट ईयर में, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल तक आप कर सकते हो। और सर जिस मंथ में सामने वाले को एप्लीकेशन मिल रहा है ना, उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर सर उसको ये फाइनल ऑर्डर पास कर देना है कि लॉस अलाउ होगा कि नहीं होगा। सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 7 साल का टाइम दे दे रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर बिलेटेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। सर बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? सर अगर आप 139(1) में रिटर्न फर्निश नहीं करते, सर आप रिटर्न फर्निश कर सकते हो कब तक का? सर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, या फिर सर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय एओ सर, इन सब से पहले, व्हिचएवर इज अर्लियर से पहले अगर आप रिटर्न फर्निश करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो बड़े आराम से। सर इस केस में ना आपको 2-3 नुकसान होते हैं। सर क्या कुछ नुकसान क्या होते हैं? सर आप ना लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, जो मैंने आपको पहले बताया। सेकंड चीज सर, आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ सर 234A का इंटरेस्ट लगेगा सर, नॉन रिटर्न, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। ऐसा कहता है सर 234F की सर लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए, व्हाटएवर द केस में भी। फिर कहता है सर जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस रहते हैं उसका जो पार्ट सी वाले जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस रहते हैं, सर कौन कौन से? सर हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला, सर स्टार्टअप वाला, सर ये सब डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाले। फिर सर कहता है जो आईटी रिफंड का इंटरेस्ट रहता है ना, वो सर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से कैलकुलेट होगा, ना कि सर 1 अप्रैल से। इन चीजों का आप ध्यान दे देना। सर फिर कहता है रिवाइज रिटर्न की बात करो। सर रिवाइज रिटर्न क्या होता है? सर मैंने रिटर्न में कोई गलती कर दी, सर कुछ भूल गया रिटर्न में फर्निश करना, मैं क्या करूंगा? सर रिटर्न रिवाइज कर लूंगा। सर रिवाइज कितनी बार कर सकता हूँ? सर कितनी बार भी कर सकते हो। सर 1 बार करना है, 2 बार करना है, 10 बार करना है, 50 बार करना है? सर बिल्कुल 50 बार कर सकते हो, आप 1000 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर कब तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? सर 31 दिसंबर ऑफ एवाई तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय एओ, whichever is अर्लियर से अर्लियर आप रिवाइज कर सकते हो। इनमें केस में whichever is अर्लियर में रिवाइज कर सकते हो। सर कहता है जो भी ना रिवाइज रिटर्न है ना, वो सब्स्टिट्यूट करेगा ओरिजिनल रिटर्न्स को इन ऑल सेंसेस। अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(4)(a) का बिलेटेड रिटर्न था ना, तो रिवाइज रिटर्न बिलेटेड रिटर्न होगा। सर अगर ओरिजिनल रिटर्न 139(1) का था ना, तो ओरिजिनल आपका रिवाइज भी 139(1) का हो जाएगा। सर जो भी पुराना रिटर्न था ना, वो नया रिटर्न आपका रिवाइज वाला बन जाएगा। अगर आप पुराने रिटर्न में लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे ना, तो नए रिटर्न में भी नहीं कर सकते। इतनी सी बात ही एक चलता है।
ठीक है सर। रिटर्न कैन बी रिवाइज, अगर आपको कोई इंटीमेशन आ गया सर, उस केस में भी आप रिवाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सर कहता है अगर आपने ना कोई एक स्टेटमेंट फर्निश कर दिया एओ को, देखो एओ ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, इसी को रिवीजन मान लो। सरकार कहती है ना बाबा ना, आप सीपीसी में आपको फाइल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिटर्न रिवाइज माना जाएगा, अदरवाइज रिवाइज नहीं माना जाएगा। सर अगर कोई फ्रेश क्लेम करना है ना, मेरे को टीडीएस क्रेडिट वापस क्लेम करना है, कोई नया क्लेम करना है, कोई लॉस वापस क्लेम करना है सर, कोई एक्सपेंडिचर वापस क्लेम करना है सर, ये सब रिवाइज रिटर्न में कर सकते हो सर, आप किसी भी और फॉर्म के रिटर्न में नहीं कर सकते। 142 1 में भी नहीं कर सकते सर, 143 2 में भी नहीं कर सकते, ये भी इसने मना कर दिया। इसका ध्यान मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वापस। सर कोई ट्रस्ट को रिटर्न फर्निश करना है, सर अगर किसी भी ट्रस्ट की कोई इनकम है, सर इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12, सर अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा किया ना, तो सर 139(4)(a) में उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सेकंड थिंग सर क्या कहते हैं, अगर रिटर्न फर्निश नहीं करता तो सर पेनल्टी तो लगती है 5,000 रुपीज की या 1,000 रुपीज की। सर ध्यान देना पड़ेगा, 500 रुपए पर डे की ना सर पेनल्टी और लग जाएगी, ये चीज का भी ध्यान देना। 104 भी सर, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A लेने से पहले अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा किया ना, उस केस में एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिटर्न फर्निश करना पड़ जाएगा। फोर सी क्या कहते हैं सर, अगर कोई ट्रेड यूनियन है, याद रखना सर नाम इसमें क्योंकि क्वेश्चन पूछता है सर, ट्रेड यूनियन, हॉस्पिटल, सर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सर 1023C वाले, म्यूचुअल फंड हो गया, सिक्योरिटाइजेशन फंड हो गया सर, न्यूज एजेंसी हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए सर, अगर इनकी एग्जामेशन ना, इनकी इनकम ना 10 सेक्शन 10 के एग्जामेशन लेने से पहले बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा की है ना, सर इनको भी सर रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा सर। 139(4)(c), सर 139(4)(c) इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। सर कोई अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है सर, 139(4)(d) में रिटर्न फाइल करेगा। रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है सर, सेक्शन 13(5) वाला। उसके अलावा सर कोई बिजनेस ट्रस्ट है सर, रीट है, इनवेट है वो, या फिर सर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और 2 वाला, या फिर सर कहते हैं कोई भी सर डिफेक्टिव रिटर्न, सॉरी अगर ये अगर 139(4)(f) में इन्वेस्टमेंट फंड है सर, इन सबको ना मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। सर फिर बात करेंगे सर 139(9) के सर डिफेक्टिव रिटर्न। सर डिफेक्टिव रिटर्न कौन कौन सा होता है सर, अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं की सर, या फिर अगर आपने प्रूफ ऑफ टैक्स नॉट अटैच किया सर, प्रूफ ऑफ टैक्स नॉट अटैच्ड, या फिर सर रिटर्न आपने ना गलत फॉर्म में भरा, रिटर्न इन रॉन्ग फॉर्म, सर इन सब केसेस में ना आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। सर कभी भी ना रिटर्न अगर डिफेक्टिव होगा ना, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि रिटर्न में जो डिफेक्ट है या तो उसको करेक्ट करो, या तो अपने को बताओ कि वो डिफेक्ट क्यों आया। अगर आपने दिया ना उसको तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करते ना, उस केस में ना मान लिया जाएगा कि रिटर्न आपका वॉइड एब इनिशियो है, मान लिया जाएगा आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, रिटर्न पूरी तरह से इनवैलिड बन जाएगा। मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर अपने को समझ में आ गई। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, सर पैन नंबर क्या होता है, सुनना ध्यान से, पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सिर्फ किसको किसको कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। कोई भी पर्सन ना जिसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है वो, या फिर सर अगर वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में घुस रहा है 2.5 लाख से ज्यादा का साल में वो, या फिर सर कोई भी ना पर्सन जो 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन में घुस रहा है, उसका कोई पार्टनर सर, उसका कोई ट्रस्टी, उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर सर, उसका कोई सीईओ सर, अगर कोई है ना तो उनको भी पैन लेना पड़ेगा सर। कब तक लेना पड़ेगा सर, 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। सेकंड चीज सर, अगर कोई पर्सन है इसका बिजनेस टर्नओवर या फिर प्रोफेशनल रिसीट सर 5 लाख से ज्यादा की साल में वो, या फिर सर अगर कोई ट्रस्ट है जिसका सर आईटीआर 139(4)(a) में फर्निश हो रहा है, यानी सर वो एग्जामेशन ले रहा है 11-12 का, उस केस में ना सर उसको प्रीवियस ईयर के एंड होने से पहले आपको पैन लेना पड़ेगा। लास्ट चीज कहता है, अगर कोई पर्सन ना किसी बैंक अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा रहा है, 2.5 लाख बोल रहा हूँ क्या सर, 20 लाख रुपए डिपॉजिट करवा रहा है सर, या फिर 20 लाख से ज्यादा ना कैश विड्रॉवल करवा रहा है, या फिर सर कोई करंट अकाउंट खोल रहा है सर, जिस दिन ये तीनों ट्रांजेक्शन होने वाले होंगे ना उसके सर 7 दिन से पहले आप 7 दिन पहले ना आप ले लोगे पैन, इसका आपको ध्यान देके चलना है। सर अगर मैंने पेमेंट किसी और से रिसीव किया बैंक अकाउंट में, क्या उस 20 लाख की लिमिट में इंक्लूड होगा? ना बाबा ना, कहता है कैश डिपॉजिट है सर, अगर आप बैंक में 20 लाख ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर कैश डिपॉजिट 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कैश विड्रॉवल 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सर कहता है जिसको भी जो भी पैन मिलता है ना सर, वो आईटीआर में कोड करेगा सर, सारे चालान्स में कोड करेगा, और जितने भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है उन सब में पैन कोड करेगा। सर मैंने क्या बोला सर, आईटीआर में, मैंने बोला सर टैक्स चालान में, और मैंने बोला सर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में। सर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या होते हैं सर, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन की बहुत लंबी लिस्ट है, आपको याद नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए दिमाग में कि इन ट्रांजेक्शन में पैन लग सकता है। सुनना कौन कौन सी सर, इन ट्रांजेक्शन में ना पैन मैंडेटरी है, भले आप कितने ही रुपए का करवा लो, 1 रुपए का भी कराओगे ना तो भी आपको पैन मैंडेटरी है। सर क्या कहता है सर, अदर देन टू व्हीलर, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीद बेच रहे हो ना आपको पैन लगेगा। सर अगर अदर देन टू व्हीलर, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल सर, कार हो गया, रिक्शा हो गया, बस हो गया, अगर मैं खरीद बेच रहा हूँ ना, उस केस में पैन मैंडेटरी हो जाता है। सर कहता है अगर मैं कोई करंट अकाउंट खोल रहा हूँ या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहा हूँ किसी बैंक के पास या कोऑपरेटिव बैंक के पास ना, सर पैन मैंडेटरी हो जाता है। सर अगर मैं कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ ना सर, पैन मैंडेटरी हो गया। उसके अलावा सर अगर कोई मैं डीमैट अकाउंट खोल रहा हूँ ना, उसमें भी पैन मैंडेटरी हो जाता है।
क्या चारों केसेस आपको समझ में आ गए? हाँ, तो समझ में आ गए। फिर कहता है सर अगर कोई भी कैश पेमेंट 50,000 से ऊपर कर रहे हो ना, सर किन केसेस में? सर 4 केसेस है। सर अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट को सर 50,000 के ऊपर सर कैश पेमेंट कर रहे हो ना, उस केस में पैन मैंडेटरी हो जाता है। फिर कहता है सर अगर कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आप करेंसी खरीदना चाहते हो ना 50,000 के ऊपर की, सर उस केस में पैन मैंडेटरी हो जाता है। इस केस में याद करो 7 लाख के ऊपर से टीडीएस वगैरह भी लग जाता है। 7 लाख की टीडीएस लिमिट भी थी अपनी। फिर सर कहता है अगर आप कोई ना कोई बैंक ड्राफ्ट खरीद रहे हो या फिर सर कोई पे ऑर्डर खरीद रहे हो ना बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, सर इस केस में भी अगर ग्रेटर देन 50,000 रुपए आप जमा करवा रहे हो ना, तो उस केस में पैन मैंडेटरी है। और सर कहता है कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो सर, कोऑपरेटिव बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, सर ग्रेटर देन 50,000 रुपए इन अ डे अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो ना, तो भी सर पैन मैंडेटरी हो जाता है। क्या आपको समझ में आया सर कैश पेमेंट से केस में? फिर कहता है सर पैन मैंडेटरी इफ पेमेंट इज ग्रेटर देन 50,000 रुपए। सर पेमेंट या तो कैश में हो तो बैंक में हो, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का है ना, वो पैन मैंडेटरी हो जाता है। सर क्या क्या केसेस में? कहता है सर अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहे हो, उसके लिए पैन मैंडेटरी है। सर कहता है अगर आप आरबीआई से या फिर किसी कंपनी से ना कोई बॉन्ड्स खरीद रहे हो, उस केस में भी पैन मैंडेटरी है। फिर सर कहता है अगर आप कोई ना प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हो ना, उस केस में पैन मैंडेटरी है। फिर कहता है सर अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद रहे हो ना, उस केस में भी पैन मैंडेटरी है। सर पहले बैंक से पेमेंट करो ना, वो भी अगर 50,000 से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हो तो भी पैन मैंडेटरी है। फिर सर कहता है अगर आप कोई एफडी करवा रहे हो ना 50,000 के ऊपर की एक बार में, तो पैन मैंडेटरी है। और सर अगर कहता है साल भर में 5 लाख के ऊपर की एफडी करा रहे हो तो भी आपके लिए पैन मैंडेटरी है। मैंने अब तक आपको 3 चीजें बताई। मैंने कहा किसी भी वैल्यू के ट्रांजेक्शन के लिए पैन, फिर मैंने बोला कैश पेमेंट के लिए 50,000 के ऊपर पैन, फिर मैंने आपको बोला कि सर कोई भी पेमेंट हो जो 50,000 के ऊपर उसके ऊपर पैन, फिर लास्ट में कहते हैं अदर ट्रांजेक्शन जहाँ पे पैन लगती है। सर अदर ट्रांजेक्शन क्या होता है? सर अगर आप कोई भी ना शेयर परचेज सेल कर रहे हो, कोई भी सिक्योरिटीज परचेज सेल कर रहे हो अदर देन शेयर, सर कोई डिबेंचर्स बॉन्ड ले रहा हूँ सर, उस केस में अगर 1 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है पैन मैंडेटरी हो जाएगा। फिर कहता है सर शेयर्स और परचेज सेल और परचेज ऑफ द अनलिस्टेड शेयर, सर अनलिस्टेड शेयर्स के लिए भी 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन में पैन लग जाएगा। फिर सर कहता है अगर मैं कोई सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, सर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच रहा हूँ ना, सर 10 लाख के ऊपर की अगर एसडीवी है तो भी पैन मैंडेटरी हो जाएगा। फिर लास्ट में कहता है ना सर अगर मैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर खरीद रहा हूँ ना, 2 लाख से ज्यादा की कोई भी परचेजेस कर रहा हूँ ना, उसमें पैन मैंडेटरी हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में? सर कब कब पैन लगता है? सर कहता है अगर माइनर के पास कोई पैन नहीं तो सर वो पैन कैसे कोड करेगा? कहता है अपने पेरेंट्स का पैन कोड कर ले, अपने गार्डियन का पैन कोड कर ले। फिर सर कहते हैं अगर कोई भी पर्सन है जिसको पैन मैंडेटरी है, सर वो चाहे ना अपना आधार भी कर सकता है कोड। सर आधार कब कब कोड करेगा? सर उसको पैन अलॉटेड नहीं है तो उस केस में, या फिर सर अगर पैन अलॉटेड है तो आधार और पैन लिंक होना चाहिए, उस केस में वो अलॉट कर सकता है। सर कहता है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी ग्रेटर देन 20 लाख रुपीज का विड्रॉवल है, सर या ग्रेटर देन 20 लाख रुपीज का सर कैश डिपॉजिट्स है, कैश डिपॉजिट से, या फिर सर वो करंट अकाउंट खोल रहा है। सर याद है इन सबको ना 7 दिन पहले पैन लेना पड़ जाता था। सर इन सबको ना अपना आधार ऑथेंटिकेट भी कराना पड़ेगा, आधार को ऑथेंटिकेट भी कराना पड़ेगा। सर अगर इन सब चीजों में कोई फेलियर करते हो ना, ऑथेंटिकेट करवाने, अप्लाई करने में, कोड करने में, सर 10,000 रुपए ईच फेलियर की आपकी पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सेक्शन 139 डबल है सर आधार नंबर। आधार नंबर क्या कहता है? जो भी सर पर्सन है ना उसको आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। सर आधार नंबर कहाँ कहाँ कोड करना पड़ेगा? जब आप पैन के लिए अप्लाई करते हो तब, और दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम के केस में सब तब, 2 केसेस में आपको आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। आधार नंबर नहीं, आप आधार एनरोलमेंट आईडी कोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कहता है जो भी पर्सन है ना, जितने भी लोग हैं सर, उनको आधार और पैन को सर लिंक कराना पड़ेगा। सर लिंक कब तक कराना पड़ेगा? सर 31 मार्च 2022 तक लगा लिंक करवाना पड़ेगा। सर अगर आपने लिंक नहीं करवाया ना, उस केस में क्या होगा? सर आपका पैन इनऑपरेटिव बन जाएगा। सर इनऑपरेटिव बन जाएगा। सर आप कब तक लिंक करा सकते हो? अगर मैंने चाहा ना बाद में लिंक कराना, बाद में भी लिंक करा सकता हूँ। सर 30/6/2022 तक सर अगर मैं लिंक कराता हूँ ना, सर 500 रुपए की लेट फीस देके लिंक करवा सकता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद कराऊंगा ना तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी मेरे ऊपर। सर 31 मार्च 2022 तक ना मेरे को लिंक करा देना चाहिए था। अगर मैं लिंक नहीं कराया सर इनऑपरेटिव बन जाएगा। सर लेकिन इनऑपरेटिव होने के बाद ना कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कुछ। सर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सर, वो कॉन्सिक्वेंसेज इफेक्टिव कब होंगे मेरे ऊपर? सर 1/7/2023 से मेरे ऊपर इफेक्टिव हो जाएंगे। सर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कहता है पर्सन it will not be able to file his ITR with the inoperative PAN। कहता है जितने पेंडिंग रिटर्न्स है ना वो प्रोसेस नहीं होंगे। सर जितने भी रिफंड्स है ना सर, रिफंड भी अपने को नहीं मिलने वाले सर इनऑपरेटिव पैन में। सर अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, सर प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट नहीं होगी डिफेक्टिव रिटर्न के केस में। फिर कहता है सर आपके ऊपर हायर टीडीएस रेट से काटा जाएगा। सर इस और उसके अलावा ना उसको बैंक में और बाकी केवाईसी फॉर्म से भी दिक्कत होगी क्योंकि पैन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सर ये सब दिक्कतें होंगी। इन सब दिक्कतों में याद रखना कि सर जो हाईएस्ट टीडीएस रिटर्न वाला, हायर टीडीएस रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, ये 31 मार्च 2024 के बाद लगेगा, उससे पहले आपके ऊपर नहीं लगने वाला। क्या आपको समझ में इनऑपरेटिव प्लान के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? सर कॉन्सिक्वेंसेस 1/7/2023 से लगने वाले हैं, लेकिन सर हायर रेट टीडीएस वाला 31 मार्च 2024 के बाद लगने वाला है। कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे।
क्लासेस कहता है सर प्रोविजन ऑफ आधार शैल नॉट बी एप्लीकेबल, किसको किसको? सर कोई भी अगर पर्सन रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर का, असम का या मेघालय का, या फिर वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर सर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर सर वो 80 साल के ऊपर का, यार 80 साल के ऊपर के पर्सन के ऊपर क्या क्या करोगे, क्या क्या जुल्म ढाओगे तुम? क्या पैन के आपको कंप्लायंस से समझ में आ गया? सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर बेसिक सी बात करता है सर, कोई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन ना टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। स्पेसिफाइड क्लास में कौन कौन आते हैं? सर सभी लोग स्पेसिफाइड क्लास में आते हैं, लेकिन कोई कंपनी या फिर कोई ऑडिट एसएससी ना नहीं हो सकता, कोई भी कंपनी या ऑडिट एसएससी नहीं आ सकता। ठीक है सर, टीआरपी कौन कौन बन सकता है? सर सब बन सकते हैं सर, लेकिन 4 लोग नहीं बन सकते। सर कौन कौन नहीं बन सकते? सर कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता कोई, सर लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता कोई, सर कोई भी ना कोई शेड्यूल्ड बैंक है ना, शेड्यूल्ड बैंक का कोई अधिकारी नहीं बन सकता सर, जिसका अकाउंट सर उस बैंक में रखा हुआ है। सर क्या बोल रहा हूँ मैं? सर एनी ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक विथ विच एसएससीज होल्ड द अकाउंट। सर मान लो अगर राहुल का ना, राहुल का अकाउंट सर यूनियन बैंक में है सर, तो यूनियन बैंक का कोई भी ऑफिसर है ना, ऑफिसर, सर ऑफिसर मेरे लिए टीआरपी नहीं बन सकता, मेरे लिए टीआरपी नहीं बन सकता। सेकंड थिंग सर, एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास, सर अगर मैं कोई कंपनी हूँ सर, कोई अगर ये ऑडिट एसएससी हूँ सर, इस ऑडिट एसएससी का ना, ऑडिट एसएससी का कोई जो एम्प्लॉय होगा ना सर, वो एम्प्लॉय टीआरपी नहीं बन सकता सर। किसी किसके लिए? सर कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए सर टीआरपी नहीं बन सकता, वो सिंपल सी बात हो गई। सर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न क्या बोलता है? सर इंडिविजुअल सर रिटर्न आपको वेरीफाई करना जरूरी है। सर रिटर्न वेरीफाई क्या करना होता है? सर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करना जरूरी है। सर वेरीफाई किसको किसको कराना पड़ता है? कहता है सर जितने भी इंडिविजुअल है ना वो खुद वेरीफाई कराएंगे, जितने भी अदर देन अगर इंडिविजुअल के एब्सेंस में अगर है ना, अगर वो नहीं है इंडिया में, या फिर सर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो सर कॉम्पिटेंट पर्सन उसके बिहाफ पे करेगा, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ कोई भी करवा सकते हैं। सर अगर कोई एचयूएफएन उसका करता करवाएगा, सर करता इंडिया प्रेजेंट नहीं है ना, तो सर कोई भी एडल्ट मेंबर उसको करवा सकता है। सर कहता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, तो मैनेजिंग पर्सन करवा लेगा। सर अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर करवा देगा। फिर सर एलएलपी है ना, तो एलएलपी के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई करवा देगा। सर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पर्सन एज में प्रेस्क्राइब करवा सकता है, जो भी डीड कह रही है। सर अगर कोई कंपनी है ना, कंपनी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। सर अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो सर कोई भी अदर डायरेक्टर वेरीफाई कर देगा। सर अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो ऑफिशियल लिक्विडेटर करेगा। सर अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ना, सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करने वाला है। सर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके लिए सीईओ करेगा वेरीफाई रिटर्न। सर कोई लोकल अथॉरिटी है तो कोई प्रिंसिपल ऑफिसर कर देगा। और सर कोई भी और पर्सन है तो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन टू वेरीफाई रिटर्न वेरीफाई कर देगा। ठीक हो गई कि बात? सर अगर रिटर्न आप वेरीफाई नहीं करवाते ना, तो रिटर्न को ना वॉइड मान लिया जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा, इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा, जो बोलना है मान लिया जाएगा। ऐसा मान लेंगे कि रिटर्न फर्निश ही नहीं किया आपने, पूरी तरह से इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा। सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहता है सर आपको ना जो भी आपका जो भी टैक्स बन रहा है ना, टैक्स प्लस इंटरेस्ट सर प्लस लेट फीस, सर इसमें से जितना भी टीडीएस माइनस कर दो सर, 89 की क्रेडिट माइनस कर दो, 90 क्रेडिट माइनस कर लो सर, इनको सर एडवांस टैक्स माइनस कर लो, जो बैलेंस पेबल है ना सर, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। सर अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप आधा अधूरा पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहिए था, आपने 80,000 ही पे किया ना, तो 80,000 कैसे एडजस्ट होगा? सर पहले फीस में से एडजस्ट होगा, फीस के 5,000 काटेंगे सर, बैलेंस 75,000 को पहले इंटरेस्ट पे सेट ऑफ करेंगे। सर जितना इंटरेस्ट सेट ऑफ करने के बाद बचेगा ना, वो सर टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कि आपके ऊपर वापस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा सके। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फिर अपडेटेड रिटर्न की फाइन बात कर रहा हूँ। सर अगर एसएससी ने किसी साल में रिटर्न फर्निश नहीं किया ना, 113(8) ए बात करता है अपडेटेड रिटर्न के बारे में, ध्यान देना। अपडेटेड रिटर्न मैं यूआर बोलूंगा ताकि मेरी टंग ट्विस्ट ना हो जल्दी जल्दी बोलने में। अगर कोई यूआर फाइल करना चाह रहा है सर, कब तक कर सकता है? सर प्रीवियस ईयर अगर मान लो 23-24 है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, इसका असेसमेंट ईयर का रिटर्न कब तक जा सकता है? सर असेसमेंट ईयर 24-25 में नॉर्मली 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फर्निश हो सकता है इसका। सर अगर मैंने अब तक फर्निश नहीं किया तो कब तक कर सकता हूँ? सर 1 अप्रैल 2025 से लेके सर 31 मार्च 2027 तक। सर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से ना 24 महीने तक मैं रिटर्न फर्निश कर सकता हूँ। सर पहले 12 महीने में फर्निश करूंगा तो सर मेरे ऊपर 50% एडिशनल 25% एडिशनल टैक्स लगेगा। सर नेक्स्ट 12 महीने में कर रहा हूँ सर, मेरे ऊपर 50% एडिशनल टैक्स लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो, अगर आपने 139(1) में रिटर्न फर्निश किया, या 139(4) में रिटर्न फर्निश किया बिलेटेड रिटर्न, या फिर 139(5) में रिवाइज रिटर्न फर्निश किया ना, इन सब केसेस में ना आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हो। लेकिन सर कुछ कुछ केसेस में ना आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते, आप यूआर फर्निश नहीं कर सकते। सर आप यूआर कब का फर्निश नहीं कर सकते? सर अगर आपका यूआर लॉस का है, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, वैसे ही आपको बिलेटेड रिटर्न में अलाउ नहीं किया हुआ था, तो यूआर में कैसे अलाउ करेंगे? इसलिए सर यूआर में आप नहीं फर्निश कर सकते। सर अगर यूआर के थ्रू ना आपका रिफंड बढ़ रहा है, या फिर सर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, या फिर रिफंड सर किसी भी तरीके से आ रहा है ना, उस केस में आप यूआर फाइल नहीं कर सकते। कहता है सर डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए यूआर, आपके बेनिफिट के लिए नहीं, इसलिए आप यूआर फाइल नहीं कर सकते।
फिर कहता है अगर सर्च हुई है ना आपके यहाँ पे 133 की, उस केस में सर अगर सर्वे हुआ है, सर सर्च हुई है 132 में, या सर रिक्विजिशन मिला है तो भी आप यूआर फाइल नहीं कर सकते किसी साल का। सर अगर सर्वे हुआ है तो भी नहीं कर सकते, लेकिन सर टीडीएस सर्वे में आप यूआर फाइल कर सकते हो। फिर लास्ट में कहता है सर अगर कोई सर्च रिक्विजिशन किसी और पार्टी के यहाँ हुई है और उसके यहाँ ना आपकी प्रॉपर्टी मिली हुई है ना, तो सर जिस साल में सर्च हुआ उस साल का भी अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, और उसके पिछले किसी साल का भी अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते। फिर सर कहता है अगर एक बार अपडेटेड रिटर्न आपने फर्निश कर दिया तो आप बाद में यूआर भी नहीं फाइल कर सकते, सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, और यूआर को रिवाइज भी नहीं कर सकते। फिर साथ में कहता है ना सर अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है मेरे अगेंस्ट में ना, किसी भी इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स चालू हो गई, मैंने सोचा 148 में मेरी प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है, सर मैं यूआर फाइल कर देता हूँ। ना बाबा ना, तुम नहीं कर सकते यूआर फाइल, एक बार प्रोसीडिंग्स चालू हो गई आप यूआर नहीं फाइल कर सकते। सर अगर एओ के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ना मैंने कोई ना कोई चोरी कर रखी है, सर किसमें चोरी कर रखी है, सर पीएमएलए में चोरी कर ली है, ब्लैक मनी में कोई चोरी की है, सर बेनामी एक्ट में कोई चोरी की है, सर स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज इनिबलेटर्स एक्ट में चोरी कर रखी है ना, और सर सीबीडी ने मेरे को इस बारे में कन्वे कर दिया, आईटी अथॉरिटी ने मेरे को कन्वे कर दिया है कि देखो हमको पता है तुमने चोरी की है, उसके बाद ना मैं रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता। आईटी अथॉरिटी की कम्युनिकेशन से पहले मैं जरूर फर्निश कर सकता हूँ। फिर लास्ट में कहता है सर अगर मेरे बारे में ना कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई टीटीडब्ल्यू में किसी देश से मेरे बारे में आई है, सेक्शन 90 में ए में मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आई है ना, तब भी मैं रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता। फिर लास्ट में कहता है ना अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तो भी मैं अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता। ठीक हो गई इतनी बात। फिर कहता है सर अपडेटेड रिटर्न दो केसेस में फर्निश हो सकता है। सर अगर पिछले बार आपने लॉस का रिटर्न फाइल किया था, सर 139(1) में मैंने लॉस का रिटर्न फाइल किया, सर अगर 139(1) में लॉस का रिटर्न फाइल किया तो अब मैं यूआर फाइल कर सकता हूँ, उस रिटर्न लॉस को कम करने के लिए कर सकता हूँ सर, या फिर इनकम डिक्लेयर करने के लिए कर सकता हूँ, वो चीज मैं अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकता हूँ। सेकंड चीज कहता है ना सर अगर मैंने कोई अपडेटेड रिटर्न फर्निश किया है ना, उसके कारण ना सर किसी आगे वाले साल का लॉस कम हो रहा है, सर उस केस में ना मेरे को आगे वाले सारे सालों का अपडेटेड रिटर्न भी फर्निश करके चलना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर अपडेटेड रिटर्न में टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ चार चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सर टोटल इनकम में ना आप टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लो, जितनी इनकम पुरानी रिटर्न की इनकम प्लस जितनी आप अभी डिक्लेयर कर रहे हो दोनों को टोटल करो, उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लो, रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आप टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, उसमें से आप टीडीएस माइनस कर दो, एडवांस टैक्स माइनस कर दो, फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे 234 ए का, 234 बी का, 234 सी का, 234 एफ का, चारों चीजों का आप कैलकुलेट करोगे। एफ में लेट फीस लगती है। 234 ए का इंटरेस्ट क्या नई टैक्स लायबिलिटी पे आएगी, जितना भी नई टैक्स लायबिलिटी बन रही थी एज पर आईटीआर सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसके ऊपर लगेगी, मंथ सेम रहने वाले हैं आपके। 234 बी आपके लिए क्या होगा सर? 234 बी इंपॉर्टेंट है, 234 बी में आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जो लोगों ने एग्जाम्पल किया है वो सिर्फ सुनना, नहीं तो इस पार्ट को स्किप कर देना। सर 234 बी में ना जितनी भी आपकी नई टैक्स लायबिलिटी है ना, एक चार दो मतलब 1 अप्रैल के दिन वाली जितनी भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है ना, वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे आप कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? उतने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे जितने महीने तक ना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा हुआ है। जब तक आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा तब तक के लिए उतने महीने पे ओरिजिनल एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे लगा दो। सर जिस दिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया ना, उस दिन जितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया ना, उसको माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट पे आप 1% से इंटरेस्ट लगाओगे। इस चीज का ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आए किसी को स्किप कर दो, इससे रिलेटेड एग्जांपल था, हमने लगभग 1 घंटा एग्जांपल पे दिया था, एग्जांपल देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर का कोई सेशन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करवा दूंगा, उसमें एग्जांपल करवा दूंगा, प्लस इस वीडियो के कमेंट में ना मैं दे दूंगा उस वीडियो का लिंक जहां पे मैंने इसका एग्जांपल कराया हुआ है। इस चीज कहता है 234 सी का इंटरेस्ट क्या होगा सर? नॉर्मल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होगा, लेकिन सर इस बार ना नए टैक्स कैलकुलेशन पे ना आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है, इसलिए सब पे बन जाएगा। सो जितना भी आप पहले टैक्स भर चुके हैं उसको माइनस कर देना, आपका आंसर पूरी तरह से मैच हो जाएगा, 100% केसेस में मैच कर जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके लिए सर अपने कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक में ना सर को पेज नंबर 316 में क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत शानदार एग्जांपल है, बहुत शानदार, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको। जो लोग मेरे से मांगेंगे ना मैं उनको ये भी देने को तैयार हूँ, लेकिन बशर्ते तुम मेरे से मांग रहे हो, मैं ऐसे पब्लिकली फ्लोट नहीं करने वाला। सर अपना पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ना मेरे को आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, अब आपका ध्यान चाहिए। इस पार्ट में ना बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, ध्यान दो बहुत आराम से, मैं बहुत स्मूथ तरीके से करने वाला हूँ। इतना स्मूथ आपने नहीं सुना होगा कभी भी, इतना स्मूथ आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहले असेसमेंट के लिए ना सबसे बेसिक होता है ना एक इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट क्या होता है? 142(1). 142(1) आपको याद रखना पड़ेगा सर। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट कभी भी ना, अगर असेसमेंट से पहले कोई इंक्वायरी करनी होती है ना आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है ना सर, एओ साहब आपको 142(1) में ना एक तो रिटर्न फर्निश करने के लिए बोलेंगे उस प्रीवियस ईयर का। सर आपको रिटर्न फर्निश तब भी करना पड़ेगा अगर आपने 139 में रिटर्न फर्निश किया है ना तो भी आप करोगे, अगर सर किया है ना तो भी करोगे, नहीं किया तो भी करोगे, तो भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर असेसमेंट के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं। सर जिस प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं जिस साल का असेसमेंट करना है, प्लस
उस प्रीवियस ईयर के ना प्रायर 3 प्रीवियस ईयर की माँग सकते हैं, इससे पहले की आप नहीं माँग सकते। ये बात सिंपल हो गई। सर अगर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना मैंने सिर्फ बिज़नेस की डिटेल्स डाली है सर, मेरी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं है। सर अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को पर्सनल डिटेल्स भी एओ को चाहिए ना मेरी, एओ तभी माँग सकता है जब उसको ना जॉइंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल मिले, तभी मेरी पर्सनल डिटेल माँग सकता है। यानी अगर आपसे ना वो एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल माँग रहा है जो कि बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके लिए सर जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा, उसके बिना सर एओ नहीं माँग सकता आपसे। ठीक हो गई इतनी बात। सर 142(1) का असेसमेंट आपको रिटर्न याद रखना पड़ेगा। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट सर याद रखना पड़ेगा। सर मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख रहा हूँ 142(1), 142(1), 142(1). आगे चल के अगर कभी 142(1) का रेफरेंस आने, ये मत बोलना कि सर क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा। 142(1) का रेफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 142(2) स्पेशल ऑडिट सर, इन्वेंटरी सर, कभी भी अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते टाइम, असेसमेंट के टाइम पे एओ को लग रहा है ना कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना उसको समझ नहीं आ रहा, या तो कॉम्प्लेक्स है, या तो सर नेचर समझ नहीं आ रहा, या तो सर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए जरूरी है ना, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ना सर ऑडिट करवा सकता है, या फिर सर आपकी इन्वेंट्री है ना उसको वैल्यूएशन करवा सकता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट किससे कराएगा? सीए से कराएगा। और वैल्यूएशन कहां से होगा? सर वैल्यूएशन एक कंपनी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट करने वाला है। सर इसको अपॉइंट कौन करेगा? सर सीआईटी, पीसीसीआईटी करेंगे। सर रेम्यूनरेशन कौन देगा? सर रेम्यूनरेशन ना सीजी देगा। सर इतना इतना आपको समझ में आ गया क्या? सर ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कहता है सर रेम्यूनरेशन कितनी होगी? सर 3750 रुपीज पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए, 7500 पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर देन दिस, लेसर देन दिस, इसका आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। उसके अलावा सर रिपोर्ट कब तक फर्निश करनी पड़ेगी? सर जिस दिन आपको दिया गया ना, उस दिन से लेके 180 दिन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, वो अपनी रिपोर्ट फर्निश कर देगा। इतना आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। सर अगर एसएससी का सेक्शन 44 में ऑडिट हो चुका है ना, उसके बाद भी एसएससी को, उसके बाद भी इसका ऑडिट किया जा सकता है। सर ध्यान देना, कभी भी अगर आपके अगेंस्ट में ऑडिट किया जा रहा है ना, या फिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया जा रहा है ना, आपको हमेशा रूप दिया जाएगा। अगर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया ना, अगर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया ना, आपके अगेंस्ट ऑडिट नहीं कराया जा सकता, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी। सर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपने ना सर ऑडिट में सपोर्ट नहीं किया, 142(a) के ऑडिट में अगर आपने सपोर्ट नहीं किया ना सर, उस केस में क्या करेंगे? आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा देंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा देंगे। ठीक है सर, ये बात अपने को समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सर इसके बाद ना वैल्यूएशन ऑफिसर, सर अगर कभी मेरे को लग रहा है कि एसएससी की बुक्स में कोई बिल्डिंग दिख रही है, कोई सोना दिख रहा है, कोई हीरे दिख रहे हैं, अगर सर हीरे की वैल्यूएशन करवानी है, सर वैल्यूएशन कैसे करवाएंगे? सर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करवाएंगे। सर किस किस चीज के लिए करवा सकते हैं? एसेट के लिए करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करवा सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफिसर ना एस्टिमेट करेगा वैल्यू और एसएससी और बताएगा, वापस एसएससी को बताएगा और उसको बता देगा। सर ध्यान देना पड़ेगा, सर कितने टाइम बताएगा? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। सर आज मैं रेफर कर रहा हूँ, इस मंथ को एंड हो जाने दो, इस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर ना वैल्यूएशन ऑफिसर आपको रेफरेंस की रिपोर्ट दे देगा। ठीक है सर, इसकी बात अपने को समझ में आ गई। सर एसएससी एओ मे कंसीडर अ रिपोर्ट बिफोर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर रिपोर्ट कंसिडर करेगा सर एक बार, लेकिन एसएससी को जरूर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग ऑफ हर्ट देगा। मतलब सर अगर रिपोर्ट आई मेरे पास वैल्यूएशन ऑफिसर की कि सर 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है सर, लेकिन मैं एक बार रूप दे दूंगा एसएससी को, क्या एसएससी तुम्हारा कुछ कहना है क्या? 1 करोड़ रुपए तुमको लग रही है? अगर एसएससी कुछ कहना चाह रहा है तो उसको उसका रिप्लाई को सुनना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ सर मैं बात करने वाला हूँ असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट चालू करने से पहले मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ। सर असेसमेंट 4 टाइप के होते हैं। सर 143(1) का असेसमेंट होता है सर, उसके अलावा 143(3) का असेसमेंट होता है, उसके अलावा सर 144 का असेसमेंट होता है, फिर 147 का असेसमेंट होता है। सर 143(1) का जो असेसमेंट रहता है ना सर, 143(1) का असेसमेंट सर, ये बहुत ही बेसिक सा असेसमेंट होता है। सर ये बेसिक सा असेसमेंट सीपीसी करता है सर, सिस्टम करता है, इंसान करता ही नहीं कोई भी। 143(3) क्या होता है सर? एक रेगुलर असेसमेंट होता है। कंप्यूटर सेलेक्ट करता है रैंडम की सर, इस रिटर्न में कुछ गड़बड़ लग रही है, हर साल प्रॉफिट दिखता था, इस साल लॉस दिख रहा है, मेरे को असेसमेंट करवाओ। इसके लिए एओ असेसमेंट करेगा, लेकिन सिस्टम सेलेक्ट करता है इसमें। 144 का असेसमेंट क्या होता है सर? तुमने रिटर्न फर्निश नहीं किया या कोई सपोर्ट नहीं किया, या फिर अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे, यानी ना तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हम किसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ये भी सर सामने वाले की गलती कारण होता है। सर 147 क्या होता है? सर तुमने अपराध किया है, सर तुमने अपनी इनकम एस्केप करवाई, एओ के पास इन्फॉर्मेशन है कि तुमने ना अपनी इनकम का टैक्स, इनकम पे टैक्स नहीं भराना, उस केस में ना प्रायर अप्रूवल के बाद ना एओ तुम्हारा असेसमेंट करेगा सेक्शन 147 में। ये कहलाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट है सेक्शन 147 का, इसको आपको ध्यान देना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए भी सर, रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ के लिए भी असेसमेंट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर सेक्शन 143(1) का स्क्रूटनी समरी असेसमेंट क्या होता है सर, कभी भी आप रिटर्न फर्निश करते हो ना, आपका रिटर्न प्रोसेस होगा सीपीसी के थ्रू। जैसे ही प्रोसेस होगा ना सर, उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे सर। कौन-कौन से एडजस्टमेंट होंगे? सर अगर कोई अरिथमेटिकल एरर है, फॉर एग्जांपल सर मैंने 2+2 5 लिख के दे दिया है, सर वो अपने आप करेक्ट कर देगा सर, 2+2 को 4 कर देगा। सर इसका ध्यान देना पड़ेगा। सर इनकरेक्ट क्लेम्स फ्रॉम अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, सर मैंने इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्लेम कर रखा है। सर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रखे खर्चे 50 लाख रुपए के। सर यहाँ पे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मैंने जो अपनी P&L फर्निश करता हूँ सर, उसमें 5 लाख रुपए की इनकम फर्निश कर रहा हूँ। लेकिन सर जब इनकम कंप्यूटेशन मैंने भरी थी, इनकम कंप्यूटेशन में बिजनेस इनकम भरी थी सर, उसमें 6 लाख की इनकम डाल दी। सर इस केस में ना इनकरेक्ट क्लेम अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड भी वो करेक्ट करने के बाद करेगा। सर डिसअलाउंस भी कुछ करेगा सर, कौन सा? तो अगर आप करंट ईयर का रिटर्न में बिलेटेड रिटर्न फर्निश कर रहे हो, उस केस में जितने भी लॉसेस है ना वो सब डिसअलाउ हो जाएंगे। फिर सर कहता है अगर कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिसअलाउंस किया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुइटी का कोई डिसअलाउंस किया हुआ है, या फिर सर कोई और डिसअलाउंस किया हुआ है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, सर वो खर्चे डिसअलाउ करने के बाद आपका रिटर्न फर्निश किया कंसिडर किया जाएगा। फिर सर अगर कहता है जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस रहते हैं, उसके जो पार्ट सी के डिडक्शंस रहते हैं ना, ये डिडक्शंस आपको कब मिलते हैं? सर अगर आप ड्यू डेट तक अगर आप रिटर्न फर्निश करते हो तभी आपको डिडक्शंस मिलने वाले हैं। सर आपको अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फर्निश किया, उसके बाद भी इसके डिडक्शंस ले लिए ना, सर इसको काटने के बाद ही आपको रिटर्न फर्निश किया जाएगा, रिटर्न आपका प्रोसेस किया जाएगा। सर सेम गोज विद चैप्टर 10 सेक्शन 10 का डिडक्शन अगर आपको लेना है, ये सर आपको ड्यू डेट से पहले लेना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट के बाद लेते हो तो सर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है इसके लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? उसके अलावा कहते हैं ना सर, कोई भी अगर एडजस्टमेंट आपके खिलाफ किया जा रहा है ना, कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपके खिलाफ किया जा रहा है तो एक बार आपको ना सर करेक्शन का मौका दिया जाएगा। सर कितने दिन का करेक्शन का मौका दिया जाएगा? 30 दिन का मौका दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन तक ना कोई करेक्शन नहीं करते ना, तो मान लिया जाएगा जो रिटर्न आपने फर्निश किया उसी को फाइनल एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका रिटर्न प्रोसेस कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सर कहता है आफ्टर प्रोसेसिंग इंटीमेशन इज सेंट इफ देयर इज रिफंड डिमांड और एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। सर प्रोसेस करने के बाद ना अगर आपके पास कोई रिफंड रहता है, कोई डिमांड रहता है, कोई एडजस्टमेंट लॉस होती है, तब आपको एडजस्टमेंट भेजते हैं, इंटीमेशन भेजते हैं। सर रियल लाइफ में ना पूरा पूरा सबको इंटीमेशन जाता है, नॉर्मली सबके पास इंटीमेशन जाता है। सर इंटीमेशन कब तक भेज देना चाहिए? सर जिस साल मैंने रिटर्न फर्निश किया, इस साल में मान लो रिटर्न फर्निश किया, इस साल को एंड हो जाने दो, इस साल के एंड होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर ना आपको इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। इतनी सी बात कह के चलता है। कहते हैं इंटीमेशन ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न इज फर्निश्ड। ठीक हो गई इतनी बात। सर 143(1) का ना अपना असेसमेंट कंप्लीट हो गया। बहुत बेसिक सा असेसमेंट था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। सर स्क्रूटनी असेसमेंट अब पढ़ने को है। सर स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) में होता है। सर रैंडमली ना सर कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा इसका असेसमेंट करना है मेरे को, एओ को दे देगा। सर एओ से पूछताछ करेगा, एओ पूछताछ करने के बाद एसएससी रिप्लाई करेगा। ऐसे बातें चलती रहेंगी, जो रिप्लाई आएगा फाइनल में ऑर्डर पास कर देगा। इतना सही होता है 143(3). सर 143(3) का असेसमेंट करने से पहले ना ये को एक नोटिस भेजना पड़ता है। सर नोटिस ये मैंडेटरी होता है सर, मैंडेटरी। इसके बिना सर असेसमेंट वैलिड नहीं है। सर 143(2) का एक नोटिस भेजना पड़ता है। सर नोटिस क्या होता है? सर नोटिस में अब मैं बताऊंगा कि देखो तुम्हारा असेसमेंट करने वाला हूँ। सर बिना इस नोटिस के ना मैं असेसमेंट नहीं कर सकता। सर 143(2) का एक नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। सर इस नोटिस का रिस्पॉन्स भी एसएससी को फर्निश करना पड़ेगा कि सर मेरा असेसमेंट नहीं होना चाहिए, ये वो करके वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन नोटिस भेजना इज वेरी मैंडेटरी। कहता है फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट एओ इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस। सर 143(2) का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। सर कहता है नोटिस कब तक सर्व हो जाना चाहिए? सर जिस साल में आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो ना, एफवाई में आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो, नॉर्मली असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फर्निश करते हो, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फर्निश कर रहे हो ना, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से ना सर 3 मंथ्स के अंदर आप सर 143(2) का नोटिस भेज देना। आपका सर असेसमेंट हो सकता है। ध्यान देना पड़ेगा सर, जिस साल में आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो ना, उस साल के एंड से 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ जाएगा, उसको आपको नोटिस भेजना पड़ जाएगा। सर 143(1) जो इंटीमेशन है ना सर, इंटीमेशन आपको भेजना ही पड़ेगा इवन इफ यू आर सेलेक्टिंग सच असेसमेंट फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। सर अगर आप नोटिस भेज दिया ना आपने 143(2) का, इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप 143(1) का आप इंटीमेशन नहीं भेजने वाले, इंटीमेशन तो आपको वैसे भी भेजना पड़ेगा। प्लस सर कहता है सर ये मैंडेटरी है फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर आपने 143(2) का नोटिस नहीं भेजा ना, मान लिया जाएगा कि जो असेसमेंट हो रहा है इनवैलिड असेसमेंट है। ठीक होगा इतनी बात। सर ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, इसको ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड एविडेंस गैदर्ड फर्निश्ड बाय द एसएससी इन रिस्पांस टू सेक्शन 143(2) का नोटिस। सर 143(2) के नोटिस के बाद जो भी एसएससी रिस्पांस फर्निश करेगा ना, उसके बेसिस पे एओस की इनकम कंप्यूट करेगा और सर टोटल लायबिलिटी कंप्यूट करेगा और सर ऑर्डर पास कर देगा 143(3) का। इन केस एओ नोटिस एनी स्पेसिफाइड वायलेशन। सर अगर कोई ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट का असेसमेंट हो रहा है, ट्रस्ट के केस में लग रहा है सर स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है। सर स्पेसिफाइड वायलेशन क्या किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया, सर किसी स्पेसिफिक सर
पर्सन के लिए यूज किया गया? सर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद सर अगर ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, सर अगर एओ को लगता है कोई ऐसी स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है ना, वो क्या करेगा सर? क्या वो बिना एग्जामिशन के रिटर्न फाइल कर देगा, रिटर्न प्रोसेस कर देगा? ना बाबा ना। वो क्या करेगा, वो रेफर करेगा सीआईटी पीसीआईटी को कि कैंसिलेशन करो। सर जैसे ही सीआईटी पीसीआईटी के पास रेफरेंस आएगा ना, सीआईटी पीसीआईटी क्या करेंगे सर? इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी करने के बाद इन्फॉर्मेशन देंगे सर। इन्फॉर्मेशन के बाद वो डिसाइड करेंगे या तो कैंसिल करना है या तो कैंसिल नहीं करना। सर अगर उसको लगता है कैंसिल करना है ना, पास एन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर उसको लगता है कैंसिलेशन नहीं करना, तो पास एन ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग द कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। जहां पे भी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का वो पास करेगा ना, एओ के पास ही कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा। इस कैंसिलेशन ऑर्डर के कारण ना सर बिना एग्जामिशन के सर उसका फिर डिमांड ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सही बात अपने को समझ में आ गई। सर असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? सर असेसमेंट कब तक हो जाना चाहिए? सर असेसमेंट ईयर के एंड से ना, एवाई के एंड से ना सर 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें एक छोटी सी दिक्कत वाली बात है। एक बात बताओ सर, प्रीवियस एक बात बताओ, यहाँ पे पेन से कर रहा हूँ सर, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 सर रिटर्न कब तक फर्निश हो जाना चाहिए? सर असेसमेंट ईयर 24-25 में, 24-25 में रिटर्न फर्निश हो जाना चाहिए। सर ड्यू डेट कौन सी? 31 जुलाई मान लूं मैं। सर इस केस में ना नोटिस कब तक भेजा जा सकता है? सर नोटिस भेजा सकता है सर इस प्रीवियस ईयर एंड के बाद, 31 मार्च 2025 के बाद 3 मंथ्स के अंदर सर 30 जून 2026 तक भेजा जा सकता है, 25 तक नोटिस भेजा जा सकता है। सर असेसमेंट कंप्लीशन की डेट क्या होगी? सर असेसमेंट कंप्लीशन की डेट होगी सर इस असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने, यानी सर असेसमेंट कंप्लीशन की डेट सर कौन सी होगी? सर 31 मार्च 2026। सब कुछ सही लग रहा है इसमें? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल में रिटर्न फर्निश किया ही नहीं, रिटर्न फर्निश किया ही नहीं। मैंने सर क्या किया? मैंने सर अपडेटेड रिटर्न फर्निश किया। सर अपडेटेड रिटर्न कब फर्निश किया? सर 1 जुलाई 2025 को फर्निश किया। 1 जुलाई 2025 को मैंने अपडेटेड रिटर्न फर्निश किया। सर मेरे पास नोटिस भेजने की डेट कब तक आ गई? सर जिस साल में रिटर्न फर्निश करूं उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर, यानी सर 30 जून 2026 मेरे लिए ड्यू डेट बन गई। 31 जून 2026 मेरे लिए ड्यू डेट बन गई नोटिस भेजने की। सर लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट कब की है? सर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है ना। असेसमेंट ईयर यानी मैं कह सकता हूँ 2025 ही, 31 मार्च 2025 मेरी लास्ट डेट है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, सबको समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर रहा हूं तो नोटिस इश्यू करने की डेट तो मेरे साथ बढ़ गई, लेकिन सर ऑर्डर पास करने की डेट तो असेसमेंट ईयर के साथ साथ खत्म हो गई ना पीछे। इस केस में असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ना एओ को टाइम मिल जाएगा। सर कितना टाइम मिलेगा इस केस में ना? अपडेटेड रिटर्न के केस में ना सर असेसमेंट की डेट बदल जाती है। सर क्या डेट बदलेगी? कहते हैं जिस साल में आप रिटर्न फर्निश करते हो ना, उस साल के एंड से सर 12 मंथ्स के अंदर ना आप असेसमेंट ऑर्डर पास करोगे। यानी इस केस में भी ना सर ड्यू डेट कब बन जाएगी? सर 31 मार्च 2027 मेरे लिए ड्यू डेट बन जाएगी असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतना सर रिवीजन वीडियो में मैं किसे कभी नहीं बताता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा सर क्या बोल रहा है? सर अगला असेसमेंट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर 143(1) मैंने कंप्लीट करवा दिया। सर 143(3) कंप्लीट करवा दिया। सर 143 के लिए 142 का नोटिस भेजना पड़ता है, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सर अब बात करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। सर 4 चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा इस केस में। 4 चीजें कौन सी? सर अगर आपने 139(1) का रिटर्न फर्निश नहीं किया, या 139(4) में भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, या सर 139(8) में भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, तीनों केसेस में आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, दोस्त तुम्हारा 142(1) का तुमको नोटिस भेज दिया ना, उसका भी तुमने रिटर्न फर्निश नहीं किया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके अलावा दोस्त मैंने क्या किया? सर तुमको ऑडिट के लिए आदेश दिया, 142(8) का ऑडिट का आदेश दिया, सर तुमने ऑडिट का भी आदेश मेरा पूरा नहीं किया। इतना तो इतना तुम्हारी जरूरत तो देखो सर, 143(2) का जब मैंने नोटिस भेजा ना स्क्रूटनी असेसमेंट का, तुमने उसका भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तुम इतना गंदा काम कर रहे हो, तुमको इसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर ये 4 अपराध अगर तुम करते हो ना, तो सरकार क्या करेगी? तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगी। भाई तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, मैं अपने हिसाब से तुम्हारी इनकम कैलकुलेट कर दूंगा और तुम्हारा असेसमेंट कर दूंगा। सर कहता है इस केस में अगर आप इनकम नहीं भी फर्निश करोगे ना, ये अपने हिसाब से ना तुम्हारी इनकम एस्केपिंग मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। क्या आपको 4 केस समझ में आए? सर 139(1) में रिटर्न फर्निश, 142(1) में सर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 142(a)(2) है सर अगर आपने ऑडिट में ढंग से सपोर्ट नहीं किया, या फिर सर 143(2) यानी अगर आपने सर स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस को ढंग से कंप्लाई नहीं किया ना, इन चारों केसेस में ना आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई? सर एओ जितने भी फैक्ट्स उसके पास अवेलेबल है ना सर, एआईएस टीआईएस जितने भी खबरों से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर सर उसके पास जो भी सर रजिस्ट्रार के पास या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल है ना, उस बेसिस पर असेसमेंट कर देगा। सर एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा।
सर कभी भी ना, अगर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है ना, सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस केसेस में होता है सर? 142 1 में, सर 139 1 में, सर उस केस में 142 2 ए में। सर याद आ रहा है क्या तुमको सेक्शन? मुझे बताओ ना, क्या याद आ रहा है क्या 143 2 ए में? सर इन 143 2 में सर इन चार केसेस में जजमेंट कर सकता है ना? इन चार केसेस में सर नोटिस एक बार भेजना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस। बताएगा एओ कि अरे ओ राहुल, तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करूं मैं? ऐसा क्या किया है तुमने कि मैं तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ना करूं? तो एओ तुमको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा। लेकिन दोस्त इस केस में ना नोटिस नहीं भेजने वाला सर, क्योंकि अपने आप में इंक्वायरी का नोटिस है ना सर। इस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं मिलने वाला। इन तीनों केसेस में ना एक शो कॉज नोटिस भेजेगा आपको, ताकि आपका असेसमेंट किया जा सके। सर असेसमेंट कब तक खत्म कर देना चाहिए? सर कब तक खत्म कर देना चाहिए? कहता है सर असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद ना 12 महीने के अंदर खत्म कर लो। सर जो स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट थी ना, वो सेम टू सेम टाइम लिमिट यहाँ पे आ जाती है। ठीक हो गई इतनी बात। सर असेसमेंट चार चार सर असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट के लिए नोटिस इशू करने की डेट कब तक की होती है सर? शो कॉज नोटिस सर जो 142 1 की ड्यू डेट होगी ना सर, इसमें ये वाली डेट कंसिडर करा लो। सर 139 1 अगर आपने फर्निश नहीं किया तो सर इसकी डेट के हिसाब से कर लो। सर अगर आपने 143 2 डेट 2 की जो डेट रहती है ना लास्ट डेट, उस डेट तक आप कंसिडर कर लो। या फिर सर आप स्पेशल ऑडिट में जब उसने कोऑपरेट नहीं किया, तो जिस दिन कोऑपरेट नहीं किया ना, उस दिन से आप डेट में कंसिडर करवा लो। सर अगर आप कोई अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर रहे हैं तो सर 12 महीने की डेट में बदल जाएगी। सर किस डेट पे बदल जाएगी? जिस साल में आप रिटर्न फर्निश करें उस साल के एंड से 12 महीने तक आप ऑर्डर पास कर सकते हो। क्या आपको ये डेट समझ में आ गई? क्या आपको डेट समझ में आ गई? सर कहता है इनकम का जो बेसिस है ना डिटर्मिनेशन का, सर वो एक मन घड़ंत नहीं हो सकता सर, वो मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकता सर। उसको कुछ ना कुछ फैक्ट्स लेने के बाद, एविडेंसेस देखने के बाद ही सर वो ऑर्डर पास करेगा 144 का। मुझे क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ तो समझ में आ गई। सर सेक्शन 145 3 क्या कहता है? सर अगर कोई अकाउंटिंग फॉलो ढंग से नहीं करता, या फिर सर आईसीडीएस फॉलो नहीं करता, या फिर सर एओ को लगता है कि उसकी बुक्स में कुछ तो दाल काली है, उसको लग रहा है उसकी बुक्स में कुछ तो दाल काली है और एओ बुक वो बुक्स ढंग से फर्निश नहीं कर रहा, सर कहता है ना उस केस में कि सर आर्बिट्ररी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा और एओ शैल कंप्लीट एज पर सेक्शन 144। ये सर आर्बिट्ररी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का बेसिस बन सकते हैं तीनों। यानी सर अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से फॉलो नहीं कर रहे, आप उस ढंग से अकाउंटिंग ढंग से नहीं कर रहे हो, या फिर सर कहता है आईसीडीएस आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर सर एओ को लग रहा है कि आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं है, उस केस में ना सर ये तीन बेसिस बन सकते हैं आर्बिट्ररी बेस्ड, मतलब डिस्क्रिशनरी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के। और सर एओ आपकी डिटरमाइन करेगा सेक्शन 144 में। आपको ये बात समझ में आ गई? सर मैंने आपको 144 का असेसमेंट बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। जो बेसिक डेट्स थी मैंने आपको आपको ढंग से बताई है, ठीक है? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। वो क्या समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्या समझ में आ रहा है क्या? देखो ये चैप्टर आसान नहीं है, तुम इसको समझो कि सर ये ड्यू डेट्स अगर आपको याद नहीं होगी ना, पेपर में पूरा ब्लैंक हो जाओगे आप। क्वेश्चंस ऐसे पूछता है ना कि दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। फॉर दैट मैटर ना, आई रियली वांट यू टू लिसन प्रॉपरली। मैं इतना डिटेल में ना रिवीजन में कोई नहीं समझाता तुमको, तुम किसी का भी रिवीजन देख लो। तुम मेरे से जल्दी भी करवाना चाह रहे हो, तुम मेरे से डिटेल में भी चाह रहे हो, तो तुम सो तो मत ना, जाग के बैठो ना। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान कर रहे हो तुम अपनी? मेरा नुकसान है क्या? मैं तो फिर से रिवाइज करवाऊंगा तुमको थोड़े टाइम में। बट डज दैट मीन कि उससे तुम्हारा कोई फायदा हो जाएगा? भाई तुम टाइम दे रहे हो, तुम्हारा टाइम कीमती है, सुनते चलो बस। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है। 144 ए सर, पावर्स ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शन। सर जॉइंट कमिश्नर के पास क्या क्या पावर होते हैं? बहुत फर्जी सेक्शन है। कहता है सर चाहे तो कभी भी ना वो असेसिंग ऑफिसर को बोल सकता है सर, अगर असेसिंग ऑफिसर ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसके असेसमेंट को चेक कर सकता है एक बार। सर कहता है गाइडेंस इशू कर सकता है ताकि ढंग से असेसमेंट कर सके। सर असेसमेंट जो भी एओ है ना, एओ के पास, एओ यानी कौन सा सर, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर या आईटीओ, सर ये सब बाउंड होंगे सर जॉइंट कमिश्नर की बातें सुनने के लिए। और सर कहता है ना कोई भी डायरेक्शन अगर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी है सर, यानी एसएससी के कोई नुकसान के लिए कोई ऑर्डर पास कर रहे हो या कोई डायरेक्शन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल ऑडिट को डायरेक्शन दे रहे हो ना सर, एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ही दोगे, उसके बाद ही आपको डायरेक्शन पास करोगे। सर फेसलेस असेसमेंट बाद में बताऊंगा। सर डीआरपी के बारे में बात करते हैं। सर कभी भी ना आईटी अथॉरिटी या एओ कोई रिटर्न कोई ऑर्डर पास कर रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है ना, ऑर्डर पास करने के लिए ड्राफ्ट ऑर्डर उसको भेजना पड़ता है। ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ेगा सर, किन किन केसेस भेजना पड़ेगा? सर उन एसएससी केस में जिनका ना ड्राफ्ट ऑर्डर उस कारण से हो रहा है जो कि टीआरपी के ऑर्डर कारण हो रहा है सर, टीपीओ के ऑर्डर कारण हो रहा है सर, टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के कारण ना सर वो ऑर्डर पास हो रहा है। इसलिए ना सर वो पहले आप एसएससी को भेजोगे ताकि एक बार चेक कर ले कि टीपीओ का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट का रिटर्न कोई प्रोसेस हो रहा है ना, जो कि प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, यानी एसएससी के लिए नुकसान हो रहा है उससे, सर एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी और एक टीपीओ का ऑर्डर, ये सारे के सारे ऑर्डर जब भी पास होंगे ना सर, आप एसएससी को पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजोगे।
सर वो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने के बाद में एसएससी क्या क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्टेंस फाइल करेगा कि अरे यो सही है, ड्राफ्ट ऑर्डर डन डन डन, आई एम परफेक्टली हैप्पी विद दैट, या तो बोलेगा ना बाबा ना, ये ऑर्डर गलत है, या फिर बोलेगा अरे यार तुमको जो समझ में आ रहा है वो करो। अगर एसएससी बोलता है ना कुछ नहीं करता, नॉट टू डू एनीथिंग, लेट यू पास द फाइनल ऑर्डर, फिर क्या करेगा सर, एसएससी सीआईटी अपील्स में जा सकता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, सीआईटी अपील्स में जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर अगर एक्सेप्टेंस फाइल करता है ना, एक्सेप्टेंस फाइल करता है ना, जिस मंथ में सर एसएससी एक्सेप्टेंस दे रहा है ना, उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर ना फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है सर। फिर कहता है सर रिजेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन फाइल करता है ना, ऑब्जेक्शन फाइल करके डीआरपी के पास जा सकता है। डीआरपी क्या है सर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में कौन कौन होते हैं सर, सीआईटी सर, पीसीआईटी जैसे लोग भरे पड़े होते हैं, सीआईटी पीसीआईटी के लोग भरे पड़े होते हैं। कि क्या करेंगे, जिस दिन एसएससी भेजेगा ना, एसएससी ने अपना जिस दिन ना, कहते ऑन रिसीट ऑफ सच ऑब्जेक्शन फ्रॉम डीआरपी shall issue directions within 9 months from the end of the month in which draft order is received by the SSC। तो एसएससी को जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर मिला ना, इससे लेके सर 9 मंथ्स के अंदर, इसके एंड से सर, इसके एंड से 9 मंथ्स के अंदर ना सर डायरेक्शन इशू करेगा डीआरपी। सर डायरेक्शन किस चीज के लिए, कि एओ साहब जो आपने गलत असेसमेंट किया ना उसको ऐसे ऐसे करना है, लाइक दिस यू हैव टू डू द असेसमेंट। सर असेसमेंट करने के डायरेक्शन इशू करेगा। सर इस डायरेक्शन मिलने के बाद ना, जिस मंथ में डायरेक्शन मिल रहा है ना, उस मंथ के एंड से ना 1 मंथ के अंदर ना एओ को अपना फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ जाएगा। सर जो भी डायरेक्शंस ना डीआरपी दे रहा है ना, सर डीआरपी में कौन कौन से लोग हैं सर, सीआईटी पीसीआईटी के लोग हैं। सर एओ को अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है, यानी ज्वाइंट कमिश्नर हो गया सर, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हो रहा है सर, ये सब लोगों को डायरेक्शन मिल रहा है, तो इन सबको तो फॉलो करना पड़ ही जाएगा ना। सर इन सब लोगों को फॉलो करना पड़ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर क्या कहता है, डीआरपी ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग ऑन एओ। कहता है डीआरपी में कंफर्म, सर डीआरपी चाहे तो कंफर्म कर सकता है एओ के ड्राफ्ट ऑर्डर को, या तो सर कह सकता है एनहांस कर सकता है, अरे एओ तुमने कम किया और बढ़ाओ, या फिर सर अगर डीआरपी चाहे तो कम भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, तीनों चीजें कर सकता है सर। सर अगर लगता है ना एसएससी को कोई भी दिक्कत है, एसएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर से कोई दिक्कत है या फाइनल ऑर्डर से दिक्कत है, डीआरपी से ऑर्डर आने के बाद भी एसएससी को गलती लग रही है ना, एसएससी क्या करेगा सर, एसएससी आईटीएटी में चला जा सकता है। सर सीआईटी में नहीं आ सकता, क्योंकि सर ऑर्डर पास किसने करवाया सर, सीआईटी या पीसीआईटी के लोगों ने कराया हुआ है, इसलिए आप ना सीधे सीधे आईटीएटी के पास जाओगे, आप नॉर्मली किसी भी सीआईटी अपील्स में नहीं जाने वाले। सर एओ तो चैलेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि एओ तो छोटा आदमी है, उसके बड़े लोगों ने ऑर्डर पास किया हुआ ना, एओ चैलेंज नहीं कर सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? क्या आपको ये बात समझ में आई? सर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इसको ध्यान से सुनना, इसको पहले मेरे साथ फ्लो सुनना। सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने से पहले आपको 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा। 148 का नोटिस भेजने के लिए ना आपको देना पड़ेगा सर 148 का ऑर्डर। 3 स्टेप का प्रोसेस रहता है सर। 148 ए में क्या होता है, पहले आप पता करोगे इसकी इनकम एस्केप हुई है क्या। इनकम एस्केप होने के बाद ना, जैसे आप कहीं से पता चल गया ना इनकम एस्केपिंग हुई है, तुम क्या करोगे, तुम अपने प्रायर अथॉरिटी से, अपनी सीनियर अथॉरिटी से अप्रूवल लोगे, कि मतलब एओ की बात बता रहा हूँ, एओ पहले पता करेगा कि इसकी इनकम एस्केप हुई है। इनकम एस्केपिंग के बाद ना वो क्या करेगा, इसको लिख के करवा रहा हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सुनना ध्यान से, पहले इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी, फिर अप्रूवल फ्रॉम सीनियर, अप्रूवल फ्रॉम सीनियर। सर सीनियर कौन हो सकता है सर, एओ के ऊपर सर सीआईटी पीसीआईटी का अप्रूवल ले लेगा किसी का भी। सर उसके अलावा सर एक शो कॉज नोटिस भेजेगा टू एसएससी। शो कॉज नोटिस में सर क्या बोलेगा, सर मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारा इनकम स्केपिंग असेसमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मैं क्यों तुम्हारा इनकम स्केपिंग असेसमेंट ना करूं। एसएससी के पास, एसएससी रिप्लाई करेगा इस चीज का, एसएससी रिप्लाइड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड response by SSC, AO will pass order that this case is selected for income escaping assessment। क्या ये बात समझ में आ, 148 का सर, इसमें ना रिस्पॉन्स के बाद ना सर प्रायर अप्रूवल एक ले लेना, प्रायर अप्रूवल ले लेना। ठीक है सर, प्रायर अप्रूवल ले लिया। उसके अलावा सर क्या होगा, सर उसको ना 148, ये तो ऑर्डर पास हो गया, सर 148 का नोटिस भेजेगा सर, नोटिस भेजेगा, नोटिस प्लस रिक्वायर एसएससी टू फाइल रिटर्न, रिक्वायर एसएससी टू फाइल रिटर्न।
सर कितना टाइम देगा रिटर्न फाइल करने के लिए? रिटर्न फाइल करने के लिए कितना टाइम देगा? बोलेगा सर कितना टाइम हो सकता है? सर 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ नोटिस। ठीक है सर, नोटिस दे दिया। उसके अलावा सर जैसे ही रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे ना, एसएससी रिटर्न फाइल करेगा ना, बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन एओ विल पास फाइनल ऑर्डर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट था सर। इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी सर। ये जो 148 का नोटिस भेज रहा है ना, इस नोटिस को भेजने से पहले ना कुछ चीजों, 3 चीजों का ध्यान देके चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। ये रेगुलर लेक्चर जितना मैं आराम से करवा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। सर नोटिस भेजने से पहले क्या करेगा वो? नोटिस भेजने से पहले 3 चीजों कंप्लायंस करेगा सर। एओ के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एओ हैज इन्फॉर्मेशन। एओ हैज इन्फॉर्मेशन प्लस सर एओ ने प्रायर अप्रूवल ले रखा हो। प्लस सर तीसरी चीज क्या कहता है सर? तीसरी चीज क्या कहता है सर? सेक्शन 148A कंप्लाइड। सर 148A में जो शो कॉज नोटिस वाला था ना, वो उसने कंप्लाई कर रखा हो उन्हें, उसके बाद आराम से नोटिस भेज सकता है वो। क्या ये 3 स्टेप समझ में आए? क्या ये 3 समझ में आया कि सर पहले 148 का कंप्लायंस करेगा सर, फिर 148 का नोटिस भेजेगा और फिर 147 में असेसमेंट कर देगा। ये 3 चीजें सर। नोटिस भेजने से पहले 3 चीज होनी चाहिए। एओ के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रायर अप्रूवल लिया हुआ हो, और सर 148 का कंप्लायंस करना हो। 3 चीजें आपको समझ में आई क्या? 3 चीजें आपको समझ में आई क्या? सर ठीक है सर। 140 का कंप्लायंस 3 केसेस में नहीं करना आपको, एक्सेप्शंस 3 केसेस में नहीं करना। ठीक है, क्या किस किस केस में? सर अगर सामने वाली पार्टी क्या सर्च हुई है ना, या रिक्विजिशन हुआ है। सर्च एज इन सामने वाली पार्टी क्या सर्च हो गई, इसलिए आप डायरेक्टली 148 का कंप्लायंस नहीं करोगे सर। कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजोगे, 148 कंप्लाइड मानोगे। सर किसी अदर पार्टी के यहाँ सर्च हुई, अदर पार्टी के यहाँ सर्च हुई, और सर हमारे एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर सर्च किसी दूसरे पर्सन के यहाँ, उसके यहाँ मेरे एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर 148 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 148A कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। दिस कहता है सर एसएससी के बारे में ना 135A में ना सर फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में एसएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर अगर ये 3 चीजें हो गई ना, आपको 148A कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 148A डीम्ड कंप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? सर प्रायर अप्रूवल आपको नहीं लेना, प्रायर अप्रूवल आपको नहीं लेना। प्रायर अप्रूवल कब कब नहीं लेना सर? इन केस अप्रूवल इज टेकन फ्रॉम, सर अप्रूवल किससे लिया हुआ है? सर अप्रूवल लिया हुआ है किससे? अप्रूवल इज टेकन फ्रॉम, अप्रूवल इज ऑल, प्राइवेट अप्रूवल इज ऑलरेडी टेकन अंडर सेक्शन 148A। सर अगर 148A में अगर आप अप्रूवल ले चुके हैं, आपको वापस अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इस केस में। थर्ड चीज सर, एओ के एसएससी के पास एओ के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर। कौन कौन केसेस में इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे होगी? सर सेक्शन 9090A में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, सर डीटीडब्ल्यूए से इन्फॉर्मेशन मिली। सेक्शन सर 135A में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, यानी सर किससे? सर फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में सर इन्फॉर्मेशन मिल गई कोई। इस चीज क्या कहता है सर? कोई सीबीडीटी की ना, सीबीडीटी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ने इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फो दी है। या फिर सर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन मिला है सर, ऑडिट ऑब्जेक्शन, सर ऑडिट में कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ है सर, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। सर ये 4 केसेस में इन्फॉर्मेशन डीम्ड मिल जाएगी। ऐसा मान लिया जाएगा एओ के पास इन्फॉर्मेशन है। सर इन्फॉर्मेशन ये 4 केस मानेंगे, 3 केसेस में ना डीम्ड इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, 3 केसेस में डीम्ड इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। 3 केसेस में डीम्ड इन्फॉर्मेशन मांगे, तो ध्यान से सुनना सर 3 केसेस कौन कौन से होते हैं। सर अगर सर्च हुआ है किसी पार्टी के यहाँ, या रिक्विजिशन हुआ है, या फिर सर सर्वे हुआ है ना, सर्वे हुआ तो डीम्ड इन्फॉर्मेशन है सर। इसमें सर्वे में हमने सब पता कर लिया। दिस कहता है सर, दिस कहता है अदर पार्टी सर्च। मोटा मोटा मैं यहाँ पे एक और चीज आर्बिट्ररी ऐड कर रहा हूँ सर। 135A, 135A तो हमने ऊपर भी कवर कर लिया, 135A में भी इन्फॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे मैंने 135 में डीम्ड इन्फॉर्मेशन मान लिया। मुझे क्या बताओ सर, ये एओ के पास इन्फॉर्मेशन है सर, प्रायर अप्रूवल ले लिया, 148 कंप्लाइड है सर, 148 में नोटिस भेजा जा सकता है, 148 में नोटिस भेजने के बाद असेसमेंट 147 का किया जा सकता है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फास्ट लग रहा हो तो सर ये फास्ट है, सच्ची में फास्ट है, ये आप रिविजन कर रहे हो आप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ बस एक चीज का ध्यान दे देना, छोटी सी चीज का ध्यान देना, छोटी चीज का। सर अगर कभी सर्च होती है सर, नॉर्मल केसेस में आपको समझ में आ गया। सर सर्च होती है तब क्या करोगे? सर सर्च होती है सर 148A कंप्लाइड है,
सर एओ के पास इन्फॉर्मेशन है पहले से ही, सर प्रायर अप्रूवल ले लो ना एक बार और डन कर दो, डन करो और सर 148 का नोटिस भेज दो सर। सर अगर कभी अदर सर किसी और पार्टी का सर्च हुई है, किसी और पार्टी के यहाँ सर्च हुई है, किसी और पार्टी के यहाँ सर्च हुई है, और सर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, 148 कंप्लाइड है, एओ के पास इन्फॉर्मेशन भी है, डीम्ड इन्फॉर्मेशन, अप्रूवल लो, नोटिस भेज दो। सर 135 ए हो मिल रहा है ना, 135 ए मिल रहा है ना, किसी फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कुछ पता चल रहा है ना, 148 कंप्लाइड है। सर एओ के पास इन्फॉर्मेशन भी मानूंगा ही मानूंगा मैं, सर प्रायर अप्रूवल लो, डन करो। सर अगर सर्वे हो रहा है ना, सर्वे केस में ना मेरे को सर 148 ए कंप्लाई करना पड़ जाएगा, सर्वे केस में 148 ए कंप्लाई करना पड़ जाएगा। उस केस में सर प्रायर अप्रूवल मेरे को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 148 ए में मैं प्रायर अप्रूवल ले लूंगा, सर्वे केस में ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या 148 ए, 148 ए के एक्सेप्शंस, 140 के एक्सेप्शंस सब समझ में आ गया, 148 के एक्सेप्शंस एंड 148 ए के एक्सेप्शन समझ में आ गए क्या? हाँ सर, अब तो समझ में आ गया। सिर्फ इतना ही था बेसिक प्रोसीजर इसका, बेस्ट जजमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ एनी इनकम इज income chargeable to taxes escaped for any assessment year, the AO may assess reassess such income, compute the loss or depreciation or allowance or deduction or such assessment year। मतलब लॉस भी कंप्यूट कर सकता है, डेप्रिसिएशन भी, अलाउंस भी या डिडक्शन कुछ भी कंप्यूट किया जा सकता है। जनरली ना सर 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस भेजना पड़ता है, और 148 का नोटिस भेजने के लिए 148 के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एओ कैन असेस रीअसेस सच इनकम विदाउट इशूइंग द फ्रेश नोटिस। सर कहता है अगर किसी एक साल की इनकम ना अगर आपको दो बार मिल गई, मान लो असेसमेंट ईयर 2021 का अगर मेरा असेसमेंट करना चाह रहा है एओ, एक बार इनकम मिली मेरे बारे में, फिर दो बार मिल गई, फिर तीन बार मिली, तो क्या बार बार मेरे को नोटिस भेजेगा? कहता है एक ही नोटिस आपने भेज दिया ना सर, आपके लिए काम हो जाएगा, बार बार में कोई बार बार आपको नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं, एक ही नोटिस में आपका काम हो जाएगा। 148 का नोटिस भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? 148 का नोटिस भेजने के लिए एक बार 148 ए का प्रोसेस देख लेते हैं। कहता है सर इंक्वायरी बिफोर इशू ऑफ नोटिस, क्या कहता है सर, एओ हैज टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कहते हैं कंडक्ट इंक्वायरी करोगे सर, प्रायर अप्रूवल ले लो हायर अथॉरिटी का। फिर कहता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दो, शो कॉज नोटिस देके कि क्यों तुम्हारा असेसमेंट नहीं करना चाहिए मेरे को। फिर कहता है एसएससी रिप्लाई फर्निश करेगा। सर कितने दिन में रिप्लाई फर्निश करेगा? मिनिमम 7 डेज या मैक्सिमम 30 डेज के अंदर एसएससी रिप्लाई फर्निश करने वाला है। फिर लास्ट में कहता है एसएससी का रिप्लाई फर्निश कर लो, और सर जो भी इन्फॉर्मेशन एओ के पास अवेलेबल है उसकी बेसिस पर सर 148 का ऑर्डर पास कर दो, ये बोलते हुए कि दिस केस हैज बीन सिलेक्टेड एज पर फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। सर इस ऑर्डर पास करने से पहले प्रायर प्रायर अप्रूवल लेना हायर अथॉरिटी का। 148 का ऑर्डर पास कब तक कर देना चाहिए? सर जिस दिन एसएससी रिप्लाई कर रहा है ना, उससे एक महीने के अंदर से। यार अगर रिप्लाई नहीं किया ना, रिप्लाई नहीं किया ना, एंड ऑफ जिस एक मिनट ध्यान से सुनना, कब तक पास होना चाहिए? सर जिस दिन एसएससी ने रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से सर एक महीने के अंदर, या फिर अगर सर रिप्लाई नहीं किया और रिप्लाई करने का टाइम जिस मंथ में खत्म हो रहा है ना, उस मंथ के एंड से सर एक महीने के अंदर आपको 148 का ऑर्डर पास कर देना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। क्लास में कहता है सर 148 ए इज नॉट एप्लीकेबल। सर तीन केसेस में एओ एप्लीकेबल नहीं, यानी इस केसेस में ना सर शो कॉज नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं भेजना। सर क्या क्या करना है सर, अगर किसी के यहाँ सर्च हुई है, रिक्विजिशन हुआ है, या फिर से किसी और के यहाँ सर्च हुई है, सर हमारी इन्फॉर्मेशन उसके यहाँ मिली है, या फिर सर एओ को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है अंडर सेक्शन 135 ए, यानी फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में ना, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में ना मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है एओ को, इन तीन केसेस में ना मेरे को शो कॉज नोटिस नहीं भेजना पड़ेगा। वापस 148 में आते हैं। कहता है सर बिफोर मेकिंग असेसमेंट नरी असेसमेंट एओ shall serve a notice to the SSC along with the copy of order passed under section 148A। सर नोटिस भेजने से पहले ना 148A का ऑर्डर देना पड़ेगा अपने को। कहता है कि हमको सर रिटर्न फर्निश करो, सर रिटर्न फर्निश करो। सर रिटर्न फर्निश करना 148 में मैंडेटरी, अगर आपने 139 में पहले रिटर्न फर्निश किया है तो भेजना पड़ेगा। सर 139(4) में रिटर्न फर्निश किया तो भेजना पड़ेगा। सर रिटर्न फर्निश नहीं किया तो भेजना पड़ेगा। ठीक है सर, रिटर्न आपको फर्निश करना पड़ेगा। सर कितने टाइम में रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा? जिस मंथ में नोटिस आना उस मंथ के एंड से ना, उस मंथ के एंड से ना सर 3 मंथ्स के अंदर करना पड़ेगा। प्लस अगर आप एडिशनल अगर आप कंडोन करवाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि और टाइम चाहिए, तो एडिशनल टाइम भी आपको मिल जाएगा। सर आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा, भले आपने पहले रिटर्न फर्निश किया है कि नहीं किया। सर नोटिस भेजने से पहले ना आपको 3 चीजों का कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहला सर एओ के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड चीज सर एओ को ना प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो इस चीज कहता है एओ ने ना कंप्लाई कर रखा 148 ए का। इसके अलावा सर कहता है कि 148 का कंप्लायंस 3 केसेस में नहीं करना पड़ता, सर्च सर्वे मैंने आपको बता दिया। फिर कहता है कि सर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर प्रायर अप्रूवल नहीं लोगे, अगर आपने सर 148 ए के लिए आपने प्रायर अप्रूवल ले रखा है,
फिर सर कहता है एओ के पास इन्फॉर्मेशन है। सर इन्फॉर्मेशन कैसे? सर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बाय सीबीडीटी से पता चला। सर ऑडिट ऑब्जेक्शन से पता चला। सर सेक्शन 90 का कोई डीटीडबल एग्रीमेंट से पता चला। सर 135 के फेसलेस कलेक्शन से पता चला, या फिर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से पता चला। इन 5 केसेस में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। सर डीम्ड इन्फॉर्मेशन कैसे-कैसे होती है सर? इस केस में डीम्ड इन्फॉर्मेशन होती है। सर अगर आपके यहाँ सर्च या फिर रिक्विजिशन हुआ ना, डीम्ड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एओ के पास। फिर सर सर्वे हुआ सर, उस केस में भी डीम्ड इन्फॉर्मेशन है। फिर लास्ट में कहते हैं सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और के यहाँ आपकी मिली है। सर किसी और के यहाँ सर्च हुई तो उसके यहाँ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली है ना, तो आपके लिए भी डीम्ड इन्फॉर्मेशन है। ये सब इन्फॉर्मेशन में ना डीम्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लाइंट हो जाता है, प्लस सर 148 भी कंप्लाइंट हो जाता है। बस एक प्रायर अप्रूवल ले लो, आपका डायरेक्टली नोटिस भेजा जा सकता है। इतना सही था। सर अगर कहता है अगर इसी यहाँ सर्च हुआ है ना, उस केस में सर्च हुआ है या फिर सर्वे हुआ है, उस केस में कोई भी असेसमेंट एओ नहीं करने वाला। एओ में कोई भी पर्सन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर कर सकता है या फिर सर एडिशनल कमिश्नर कर सकता है। अगर सर ज्वाइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर किसी नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज करते हैं ना, तो फिर वो लोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो लोग नहीं कर सकते। सर टाइम लिमिट क्या रहती है? सर टाइम लिमिट कब तक की? सर अगर इनकम एस्केप ना तो ग्रेटर देन 50 लाख की है, तो असेसमेंट ईयर के एंड से ना सर 10 साल तक आपको नोटिस भेजा सकता है। सर लेकिन अगर इनकम एस्केपिंग अगर सर 50 लाख से कम की है ना, तो असेसमेंट ईयर के एंड से ना सर 3 साल के अंदर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। ठीक हो गई इतनी बात। सर पुराने प्रोविजन में क्या होता था? सर पुराने प्रोविजन में क्या होता था, अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लेसर देन 1 लाख थी ना, तो असेसमेंट ईयर के एंड से ना सर 4 साल के लिए भेजा जा सकता था। सर अगर ग्रेटर देन 1 लाख थी ना, तो असेसमेंट ईयर के एंड से सर 6 साल के लिए भेजा जा सकता था। इसमें दिक्कत क्या थी? सर पुराने प्रोविजन से आप रिलैक्स हो, सर 6 साल बीत गए, लेकिन सर नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर आप 10 साल के लिए भी भेज सकते हो, यानी नए प्रोविजन के कारण वापस पुराने साल का असेसमेंट खुल सकता है। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर नए प्रोविजन के कारण आप अगर असेसमेंट में कवर हो रहे हो, लेकिन पुराने प्रोविजन के कारण आप असेसमेंट से बाहर हो चुके थे ना, आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट नहीं किया जाएगा। सर टाइम लिमिट नोटिस का ना एक्सटेंड कर दिया जाएगा। किन केसेस में? सर अगर आप 148 का नोटिस भेजने का सर टाइम लिमिट एक्सटेंड हो रहा है, तो टाइम लिमिट क्या था सर? 3 साल। तो 3 साल में एक्सटेंशन मिलेगा। सर कितना एक्सटेंशन मिलेगा? जितना भी टाइम ना सर एसएससी ने सर 148 ए का शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने में जितना टाइम वेस्ट किया ना सर, उतना टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर सर कहता है 148 ए का अगर मैंने नोटिस एसएससी को भेजा शो कॉज नोटिस, तो शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट उसने रिट पिटीशन फाइल कर लिया, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गया, सर जितने टाइम का स्टे मिल रहा ना सर, उतना टाइम भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सर उसके अलावा कहता है सर मैंने अगर ना किसी को नोटिस भेजा 148 का सर 15 मार्च के बाद भेज रहा हूं मैं, सर 30 मार्च को ना सर आखिरी साल खत्म हो रहा है, सर डेट खत्म हो रही है उस साल का असेसमेंट करने के लिए, सर नोटिस भेजने के लिए तो मेरे को 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। सर अगर ये किसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली सर सम्मन में, सर या फिर अगर कोई मेरे को बुक्स इंपाउंड हुई उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, और सर उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट की लास्ट डेट सर 31 मार्च है ना, और मैंने नोटिस कब भेजा सर 15 मार्च के बाद भेजा हुआ है ना, उस केस में सर इस साल के लिए ना मेरे को 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? सर एक बार और समझाओ, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। मान लो सर प्रीवियस ईयर सर 19-20 की सर लास्ट डेट कब की है? सर असेसमेंट करने की लास्ट डेट कब की है? सर 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है। अब सर 15 मार्च को मैं खड़ा हूँ, 16 मार्च 17 मार्च को खड़ा हूँ, सर 17 मार्च को मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। 17 मार्च को मेरे को पता चला कि अरे इसके यहाँ सर्च हुई है, सर्च से मेरे को पता चला 19-20 में बहुत सारे एसेट चुराए हुए हैं इसने, या फिर सर सर्च के अलावा रिक्विजिशन मुझे पता चला कि सर इसने 19-20 के बहुत सारे एसेट चुराए हुए हैं, या फिर सर क्या हुआ मैंने इंपाउंड की इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे मुझे पता चला इसने एसेट चुराए हैं, या सर उसके सम्मन किया, सम्मन में उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि इसने एसेट चुराए हुए हैं। सर 17 तारीख हो गई, सर 15 दिन से कम का टाइम मेरे पास बचा हुआ है। सर अब मैं उसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा? सर कैसे उसको कवर करूंगा? सर 15 दिन में तो डेट खत्म हो जाएगी। सर कहता है सरकार की 15 दिन तुम एक्स्ट्रा ले लो ना, सर 15 अप्रैल तक की मेरे लिए डेट बन जाएगी। सर ये बात करने के बाद भी ना, अगर ये सब करने के बाद भी ना, अगर एओ के पास फिर भी 7 दिन से कम का टाइम बच रहा है ना, उसको एडिशनल 7 डेज दे दिए जाएंगे, उसको एडिशनल 7 डेज दे दिए जाएंगे। इतना ये कह के चलता है। 5 पॉइंट इतने सही है। आगे आओ। सर कहता है अगर ओवर द पीरियड अगर आपने कोई एसेट में खर्चा किया है, सर फॉर एग्जांपल 17-18 मैंने 20 लाख का एसेट खरीदा, एक लैंड खरीदी, सर फिर 18-19 में मैंने 25 लाख की कोई और लैंड उसी से जुड़ी हुई खरीद ली, सर उसके अलावा 19-20 में मैंने 25 लाख की और लैंड खरीद ली। भले हर साल में आप हर साल में आप 50 लाख से कम का खर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर ओवर द पीरियड आप किसी एसेट के एक्यूमुलेशन के लिए खर्चा कर रहे हो या किसी एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा कर रहे हो 2-3 साल में, सर उन तीनों सालों को ना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में साथ में कवर कर लिया जाएगा। ऐसा ये पॉइंट लेके चलता है। सर उसके अलावा क्या सर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? सर कहता है एओ को ना अप्रूवल लेना पड़ेगा सर 148 ए का नोटिस भेजने के लिए, या फिर 148 ए के लिए सर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर 3 साल के अंदर वाला टाइम है, यानी लेसर देन 50 लाख वाला है, सर उस केस में ना सीआईटी, डीआईटी, पीसीआईटी और पीडीआईटी से परमिशन ले लो। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का टाइम है ना, तो फिर सीसीआईटी, डीजीआईटी या फिर पीसीसीआईटी या पीडीआईटी से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, पीडीजीआईटी से। सर कहता है क्या कह रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
क्या कह रहा है? सर नो टाइम लिमिट। सर अगर किसी कोर्ट ऑर्डर के कारण ना सर अगर आपके यहाँ असेसमेंट किया जा रहा है तो कोर्ट ऑर्डर के कारण ना आपको सर कोई टाइम लिमिट नहीं है उस केस में, या फिर सर अगर कोई अथॉरिटी अपील रिवीजन रेफरेंस के कारण आपके ऊपर किया जा रहा है ना उस केस में भी सर कोई टाइम लिमिट नहीं हो जाती। सर मान लो अगर सर मेरा 19-20 का असेसमेंट करना चाह रही है सरकार, 19-20 के असेसमेंट में सर टैक्स रेट क्या लगाएगी? सर क्या प्रेजेंट वाली न्यू टैक्स रिजीम लगाएगी? कहता है ना बाबा ना, जिस साल का ईयर है जिस साल का असेसमेंट है ना उस साल का आप टैक्स रेट लगा लेना। सर कहता है सर अगर कभी भी ना टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट कंप्लीशन के लिए कोई टाइम लिमिट क्या होती है? मैंने आपको बोला था सर असेसमेंट ईयर के एंड से ना सर 12 महीने के अंदर असेसमेंट कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन सर उसमें कुछ एक्सटेंशन दे दिया अपने को। सर क्या एक्सटेंशन दिया? सर अगर कभी बीच में टीपीओ को रेफर करना पड़ा ना, टीपीओ को रेफर करना पड़ा ना, सर 12 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे। सर अगर टीपीओ को रेफर करने के अलावा सर अगर सर्च हो गई सामने वाली पार्टी के यहाँ, सर वापस 12 महीने मिल जाएंगे। सर उसके अलावा कहता है कि सर अगर कभी भी ना सीआईटी पीसीआईटी को सर स्पेसिफाइड वायलेशन के लिए रेफर करना पड़ा, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना सर उतना टाइम ऐड कर दो। उसके अलावा सर कहता है सर अगर उसके यहाँ कोई स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ा, या फिर सर वैल्यूएशन रेफरेंस रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस कराना पड़ा, जितना टाइम सर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गई है ना रिपोर्ट उतना टाइम आप एक्सटेंड कर दो। उसके अलावा कहता है सर अगर कोई बार काउंसिल में गया, सर बार काउंसिल एज इन सर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चला गया ना सर, उस केस में जितना टाइम बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ने सर अपना ऑर्डर पास करने में लिया है ना उतना टाइम आप एक्सटेंड कर दो। फिर कहता है सर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सर डीटी डबल में पूछने के लिए गई है 90 ए में, सर उस केस में जितना टाइम डीटी डबल में इन्फॉर्मेशन आने में लगना ना सर उतना टाइम एक्सटेंड कर लो। फिर कहता है सर अगर कोई प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने स्टे कर दी, जितना टाइम स्टे कर दिया ना उतना टाइम रुक जाओ। सर उसके अलावा अगर कहता है आपके पास ये सब करने के बाद 60 दिन से भी कम है नहीं हो के पास, 60 दिन एडिशनल दे दिए जाएंगे ऑर्डर में। सर ऊपर हमने डेट पढ़ी थी, ये जो डेट्स 5 एक्सटेंशन पढ़े थे ना सर ये नोटिस भेजने के डेट्स थे। सर यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ ना सर ये ऑर्डर पास करने की एक्सटेंशन डेट है, दोनों में फर्क है, इन दोनों का फर्क को आपको समझ के चलना है। सेक्शन 154 क्या बात करता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न के बारे में। सर कभी भी अगर कोई एओ सीआईटी सीआईटी अपील या ज्वाइंट कमीशन अपील सर अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं इसमें कोई गलती है सर, मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है सर, देख के दिख रहा है सर 2+2 4 होना चाहिए था लेकिन 2+2 उसने 5 कर दिया, सर मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है ना उस केस में सर इंटीमेशन उसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। सर रेक्टिफिकेशन कौन कौन कर सकता है? सर या तो खुद वो कर ले। सर कब तक करेगा? सर जिस साल में ऑर्डर पास हो रहा है उस साल के एंड से सर 4 साल के अंदर वो ऑर्डर सुओ मोटो रेक्टिफाई कर सकता है। सर चाहे तो एसएससी के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। सर एसएससी कब तक अप्लाई कर सकता है? सर जिस साल में ऑर्डर पासिंग मिस्टेक है ना, ऑर्डर पासिंग मिस्टेक है सर उस साल के एंड से सर 4 साल में एसएससी कर लेगा। सर एओ कब तक करेगा? सर जिस महीने में उसको मिल रहा है ना उस महीने के एंड से सर 6 मंथ्स के अंदर ना सर एओ को वो ऑर्डर पास करना पड़ जाएगा। सर लेकिन ध्यान देना कि अगर सर एसएससी के बेनिफिट के लिए ना और एओ 6 महीने में नहीं कर पाए तो 6 महीने की टाइम लिमिट को ना सर 4 साल दे दिया गया ताकि एसएससी का बेनिफिट होता रहे एओ की गलती के कारण। सर उसके अलावा कहता है सर कौन-कौन से ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन फाइल किया जा सकता है? सर कोई भी ऑर्डर जो आईटी अथॉरिटी ने पास किया ना सर उसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन हो सकता है। सर 143(1) का जो इंटीमेशन ऑर्डर है ना सर उसमें भी हो सकता है। सर टीडीएस का जो इंटीमेशन ऑर्डर है सर उसका भी रेक्टिफिकेशन कराया जा सकता है। सर कहता है सर इसकी कोई फीस नहीं है और रेक्टिफिकेशन आईटी अथॉरिटी ही करने वाला है। सर इसके लिए टाइम लिमिट सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। सर जितने भी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर हैं उनके अगेंस्ट में आप अपील भी फाइल कर सकते हो, इसका ध्यान देना। सर डिमांड नोटिस क्या कहता है? सर जो भी स्टेटमेंट में ना जहाँ पे भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस और उसके अलावा सब दिया हो ना और स्पेसिफाई करता हो वो सब डिमांड नोटिस है। सर एक चीज का ध्यान देना कि सर इंटीमेशन ऑर्डर जो होता है ना आपका सर 143(1) वाला सर इसको भी डिमांड ऑर्डर आप मानोगे सर, इसके लिए आपको अलग से डिमांड ऑर्डर नहीं मिलने वाला। सर एक प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है? प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है? सर अगर किसी प्रॉपर्टी की किसी ओनरशिप ऑफ इनकम अगर नोन नहीं है या डिस्प्यूटेबल है सर, दो लोगों के बीच में बट रही है तो उस केस में सर दोनों के हाथ में आप असेसमेंट कर दोगे और सर जैसे ही प्रूफ हो जाएगा किसके हाथ में है सर, पुराने वाले के हाथ में आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दोगे और नए वाले के हाथ में आप पूरी तरह से टैक्सेबल करा दोगे। इसको प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट है ताकि टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। उसके अलावा कहता है सर जितना भी डिमांड नोटिस आपके पास ड्यू था ना आप 30 दिन के अंदर पे कर दो, ये तो आपको एसएससी डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। फिर क्या कहता है सर रिटर्न ऑर्डर या फिर डीम टू बी वॉइड। सर इसमें क्या कहता है ना सर अगर कोई भी ना नोटिस में कोई गलती है सर, फॉर एग्जांपल नोटिस में ना राहुल सतीजा के नाम से नोटिस आना चाहिए था सर, उसने क्या किया सर एओ ने राहुल सतीजा के नाम से भेज दिया, SATEEJA लिख दिया। सर उनकी कोई छोटी सी स्पेलिंग थी या एक आध डेट में छोटी सी गलती हो गई सर, उसके बेसिस पे क्या प्रोसीडिंग्स गलत हो जाएंगी? ना बाबा ना, एओ को पूरा राइट है, इसमें कोई भी उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन सर एक केस लॉ था सर, हुआ क्या था सर, अमलगमेटिंग कंपनी सर, अमलगमेटिंग कंपनी एक अलग थी सर, वो अमलगमेट हो गई सर। अमलगमेशन के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है लॉ में कि सर अमलगमेशन के टाइम पे इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इस कंपनी ने इन्फॉर्म भी किया सर, इन्फॉर्म करने के बाद भी ना एओ ने सर अमलगमेटिंग कंपनी को नोटिस भेज दिया और जब तक अमलगमेटेड कंपनी को भेज रहा तब तक ये टाइम बार्ड हो गया। सर क्या ये अमलगमेटिंग कंपनी के लिए सर छोटी सी गलती क्या माफ की जाएगी? सरकार कहती है ना बाबा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुमको पता था कि जब वो अमलगमेटिंग कंपनी
बंद हो चुकी है, अमलगमेटेड कंपनी को भेजना चाहिए था, तुमने फिर भी गलती की होगी, इस केस में नहीं माना जाएगा, ये वॉइड एब इनिशियो है। भले ही अमलगमेटेड कंपनी ने तुमको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, लेकिन तुम्हारी इस गलती की ना हम माफी नहीं कर सकते, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये पूरी तरह से वॉइड नोटिस है। फिर सर, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर अगर आपको गलत नोटिस आया है, पूरी तरह से गलत नोटिस है, उसमें अगर आप सरकार का सपोर्ट कर रहे हो ना, तो नोटिस वैलिड माना जाएगा। लेकिन सर आपके पास अधिकार है कि फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले आप ऑब्जेक्शन रेज कर दो। अगर फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले आप ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो ना उस गलत नोटिस के अगेंस्ट में, तो फिर नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन एक बार ऑर्डर पास हो गया और आपने कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया ना, वो नोटिस भले ही गलत था, आपके अगेंस्ट में सही माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देके चलना है। क्लास में फेसलेस असेसमेंट, भारत सरकार ने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बना रखे हैं। इसके अंदर से 4 यूनिट्स रहती हैं सर। एक असेसमेंट यूनिट, इसमें नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर्स रहते हैं। एक वेरिफिकेशन यूनिट सर जो चेक करती है सर आपके विटनेस एग्जामिन करना, या सर इंक्वायरी करवाना, या फिर सर क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना, ये सब काम करती है। टेक्निकल यूनिट सर ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करना, फॉरेंसिक करवाना, सर अकाउंटिंग करवाना, कोई भी लीगल मैटर्स देखना। और सर रिव्यू यूनिट, जो भी असेसिंग यूनिट काम कर रही है ना, उसमें ढंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए कि नहीं, ढंग से इनकम टैक्स एक्ट यूज किया कि नहीं, ये सर रिव्यू करने का काम रिव्यू यूनिट का है। सर क्या प्रोसेस रहता है? सर फेसलेस असेसमेंट क्या करता है, एनएफएससी क्या करता है सर, रैंडमली ना किसी एक एसएससी को पकड़ेगा, सिस्टम के बेसिस पे एसएससी को पकड़ेगा सर, और रैंडमली किसी भी एयू असेसिंग यूनिट को, असेसमेंट यूनिट को अलॉट कर देगा। सर पूरा काम रैंडम है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर एयू को, तो एसएससी से डायरेक्टली नहीं मांग के एनएफएससी के थ्रू मांगेगा। सर एनएफएससी खुद ही क्या करेगा, सामने से 143(2) का नोटिस भेज देगा और 142(1) का नोटिस भेज देगा, और जो भी रिस्पॉन्स आता है ना सर, वो एयू को असेसमेंट यूनिट को फर्निश कर देगा। सर डायरेक्टली लिंक नहीं बनने दिया, डायरेक्टली लिंक नहीं बनने दिया सर, बीच में एनएफएससी आ गया। सर एसएससी अगर 143(2) का या सर 142(1) का सर अगर रिस्पॉन्स फर्निश नहीं करता ना, डायरेक्टली उसको शो कॉज नोटिस भेज के ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। 142(1) में नोट आपको शो कॉज नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा, सीधे सीधे 143(2) का आपको, 143(2) के केस में आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे, 142(1) के केस में आपको कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, एसएससी ने रेस्पॉन्स फर्निश कर दिया। एसएस अगर एयू को और इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अगर और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला सर, तो उस केस में ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। सर अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया ना, तो एयू एक ड्राफ्ट ऑर्डर बना देगा, एक ड्राफ्ट ऑर्डर बना देगा सर। उस ड्राफ्ट ऑर्डर का ना वेरिफिकेशन करवाएंगे सर वेरिफिकेशन यूनिट से। सर अगर उस ड्राफ्ट ऑर्डर में ना सर इनकम में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्टली एनएफएससी कम्युनिकेट कर देगा एसएससी को, और डायरेक्टली सर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन सर अगर इनकम बढ़ रही है ना ड्राफ्ट ऑर्डर में, तो सर शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा एसएससी को सर, कि क्या तुम एग्री कर रहे हो कि इस एग्री नहीं कर रहे हो। सर अगर एसएससी ना कोई 144C वाला सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वाला एसएससी है, सर कौन कौन से एसएससी थे इसमें याद कराओ ना सर, टीपीओ वाले एसएससी आ जाते हैं, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी वाले एसएससी आ जाते हैं। सर अगर ये एसएससी है ना, तो ड्राफ्ट ऑर्डर में एसएससी चाहे तो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगा तो पीनल प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। सर एक्सेप्ट नहीं करता सर, डीआरपी के पास जाता है, डीआरपी वाली गाइडलाइंस फॉलो होंगी, और फिर उसके बाद पीनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। लेकिन सर अगर कोई और एसएससी है अदर देन दिस, तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर होगा ना वही फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, और फिर पीनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं ना एयू टी एयू वीयू टी आरयू में ना, ये सब के सब एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, या फिर सर असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, या इनके ऊपर वाले लेवल के रहते हैं। सर जो भी रिकॉर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं, या स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग होती है, या फिर कोई भी बातों का आदान प्रदान होता है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है, वो भी एनएफएससी के द्वारा संचालित की हुई। सर उसके अलावा कहता है जो पीसीसीआईटी और पीटीजीआईटी होते हैं ना, वो इंचार्ज होते हैं एनएफएससी के, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो स्पेशल ऑडिट भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल ऑडिट जब भी करवाएंगे एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और अगर सर लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ नहीं आ रहा अपने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सर लिखने में अपने को समझ नहीं आ रहा, आपस ही बात करनी पड़ेगी, पीसीसीआईटी और पीटीजीआईटी के सिस्टम के कारण या इनकी परमिशन के साथ ना सर क्या करेंगे सर, एओ को, रीजनल एओ को या लोकल एओ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा केस, फिर वो आपस में डील करेंगे। विद दैट आपका पूरा असेसमेंट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। मुझे बताओ क्या समझ में आया? आई गेस समझ में आ जाना चाहिए। आप जो रिवीजन कर रहे हो ना उसके बेसिस पे नहीं, बहुत सफिशिएंट रिवीजन था। इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट यू हैव टू इंश्योर कि आप इस स्टेज पे पहुंचो कि आपको ये रिवीजन ढंग से समझ में आ रहा हो। बताऊं, एज ए स्टूडेंट ना, जितना तेज मैं बोल के गया ना, उतना तेज तुमको बोलने की आदत होनी चाहिए। अगर नहीं बोल पा रहे हो, सुनने की इतनी आदत तो होनी ही चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो और ये चैप्टर साथ में एग्जाम के लिए कवर करना चाहते हो ना, इस स्पीड के साथ आपको आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस नवंबर 24 अटेम्प्ट में ना ये चैप्टर छोड़ के जाने वाले हैं। बट जो भी इस वीडियो को देख के गया होगा ना, आई कैन अश्योर कि उससे क्वेश्चन भी बनेंगे पेपर में और वो छोड़ के भी नहीं जाएगा। अगर टाइम बच रहा है ना, मैं शायद 45-50 मिनट में सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा के जाऊंगा, आपको उसकी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है।
बट वादा तुम मेरे को करो ना कि यार तुम इसको छोड़ोगे नहीं, तुम इसको नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? जरूरत पड़ी तो थोड़ा स्किप कर लो, वापस सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना, चैप्टर छोड़ के जाने का इरादा हटा दो। तुम्हारे लिए फास्टेस्ट तरीके से मैं लेके आ रहा हूँ ना, तो तुम मेरे से फास्ट हो, मुझे पता है इस 1.5 घंटे की वीडियो को तुम 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। अगर इतना फास्ट तुम हो सकते हो तो यार छोड़ने का इरादा क्यों कर रहे हो? ठीक है? लव यू ऑल, सी यू वेरी सून इन दी नेक्स्ट वीडियो। भगवान ना करे तुमको वीडियो देखने की जरूरत ही पड़े, लेकिन अगर पड़ रही है ना, तो मेक श्योर कि वो तुमको ढंग से समझा रहा हो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत लग रही, कोई डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। टेलीग्राम चैनल पे आओ, मुझसे वहां पे डाउट पूछो, आई एम ऑलवेज ओपन टू डाउट, ठीक है? कोई भी दिक्कत आ रही, आई एम देयर टू रिप्लाई। मेक श्योर आप पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि इस नवंबर अटेम्प्ट में ना अपने को फुल्ली क्लियर करना है। इस नवंबर अटेम्प्ट में ना अपने को बिल्कुल आग लगानी है, ठीक है? सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय स्टडी, ऑल द वेरी बेस्ट।